चलो स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। थोड़ा सा जोश में बोलो यार। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आप सबको पता है हम किस क्लास में आए हैं? फिर से बोलिएगा। मैथ्स। बस यही सुनना चाह रहा था आप सबसे। अभी आपने बोला कि हम आए हैं मैथ्स क्लास में, और आईसीआई इसको क्या कहता है आप ये देख लीजिएगा पहले। सबसे पहली चीज, ओके, हम आए हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्लास में, आपका पेपर नंबर 3। आज के बाद प्लीज इसको कोई मैथ्स नहीं बोलेगा। आई विल टेल यू द रीजन क्यों नहीं बोलेंगे हम मैथ्स। क्या क्या चीजें हैं जो इसको मैथ्स से अलग करती हैं, इसमें और भी चीजें हैं। तो आज के बाद हम किस क्लास में आए? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, ओके। सो बिफोर बिगनिंग विद टेक्निकल्स एंड एवरीथिंग, I am C. Mayank Arora, your teacher for the subject called Quantitative Aptitude, one of the exam in CA Foundation. All right. बट अभी बहुत ही लंबी जर्नी है। अभी आपका जनवरी अटेम्प्ट है आप सबका आएंगे, तो थोड़ा सा बॉन्ड बनाना पड़ेगा पहले आपस में, थोड़ा सा जानना पड़ेगा एक दूसरे को, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो एक एक करके ना छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं सबका। कुछ चीज़ें बतानी है आप सबको अपने बारे में। आपका नाम, आप सीए क्यों बनना चाहते हैं, आपकी कुछ भी हॉबीज आप बताना चाहें यू कैन टेल, एंड कुछ भी जो बताना चाहो आपका जो मन करे, बीजेपी आएगी, कांग्रेस, आप कुछ भी बता सकते हो जो आपका मन करे। ठीक है, इस जस्ट आपको मैं बाद में बताऊंगा ये हम एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं, ये बहुत काम आने वाली है आगे। और लेट्स स्टार्ट, आपसे स्टार्ट करते हैं। सॉरी थोड़ा सा तेज। अवनीत सिंह, कहाँ से स्कूलिंग करी आपने? ओके, अवनीत, हाँ जी। आप सीए क्यों करना चाहते हैं? अच्छा, 11th में अकाउंट्स में इंटरेस्ट आ गया था, एंड यू फील सीए इज रिलेटेड टू अकाउंट्स ओनली। आप कोर्स अकाउंट्स में करना चाहते हैं, ठीक, ओके। और कुछ अपने बारे में आप बताना चाहोगे? बस, डोंट फील बोर्ड गाइस, ये बहुत ज़रूरी है एक दूसरे को जानना, फिर तभी मज़ा आएगा आगे क्लास में। बस आप इतने बताना चाहोगे? ऑल राइट, कोई दिल खोल के बताना चाहेगा बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में? क्योंकि मुझे स्टेज मिलता था ना, मुझे बोलने का मौका मिलता था, मैं कभी नहीं छोड़ पाता। आज ही मौका है, आप समझ लीजिए इंटरव्यू है, 1 मिनट आपको अपने बारे में बताना है। कोई बताना चाहेगा अपना इंटरेस्ट से हाथ खड़ा करके? अरे डर क्यों रहे हो, मतलब मैं इतना डरावना दिखता नहीं। कोई? चलो बेटा आप बता दो, आप बहुत स्माइल कर रहे हो। कुछ भी अपने बारे में, पहले तो नाम और सीए क्यों करना चाहते हो वो बता दो। तरुण छाबड़ा, ओके। अच्छा, अकाउंट्स और मैथ्स में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इसलिए। ऑल राइट, आप बेटा, आपका नाम? सॉरी, तारिणी, आई कैन कॉल यू तारिणी राइट? हाँ जी, आप सीए क्यों करना चाहते हो? ओके, कॉमर्स के सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं, तो कॉमर्स के सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगते हैं मतलब वो सीए की तरफ ही लाइन खोलते हैं। कॉमर्स, ओके, व्हाई नॉट सीएस देन? कंपनी सेक्रेटरी भी एक प्रोफेशनल कोर्स है बेसिकली। ऑल राइट, ये बहुत अच्छी बात, सीए की वैल्यू हर जगह ज़्यादा होती है। हमें हमेशा याद रखना है, सीए की वैल्यू हर जगह ज़्यादा होती है। जब तक हम खुद ही अपनी वैल्यू नहीं बनाएंगे ना, ये चीज़ नहीं बोलेंगे, तब तक हमारी वैल्यू फिर कोई और नहीं करेगा। करेक्ट? हाँ जी बेटा आप? यश, हाँ जी। थोड़ा सा तेज बेटा, जैसे मैं बोल रहा हूँ। टैक्सेशन में इंटरेस्ट है आप, मतलब आपको पता है टैक्स के रिलेटेड कुछ चीज़ें अभी तक, क्योंकि फाउंडेशन में कुछ अभी स्टार्ट ही कर रहे हो। टैक्स आपका इंटरमीडिएट में एक सब्जेक्ट आता है, आप सबकी नॉलेज के लिए। तब आपको इंटरेस्ट है टैक्स में। आपके फादर टैक्स से रिलेटेड है कुछ? वो सी है आपके फादर? खुद की फॉर्म है टैक्स एज ए इन जॉब वेयर बेटा? ईस्टमैन में, ओके। ईस्टमैन इज बेस्ड इन लुधियाना बेसिकली, आए जहाँ तक मुझे पता है। करेक्ट? ईस्टमैन मोटर पार्ट्स एंड साइकिल मशीन्स, इन्वर्टर्स, ओके सॉरी। ओके, अवनीत, तरुण, तारिणी एंड यश। आप बेटा सक्षम, राइट? हाँ जी सक्षम, आप क्यों सी बनना चाहते हो? हाँ, ओके। अच्छा, यू डोंट लाइक थ्योरी, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है पूरा, मजा आता है। मैथ्स यू लाइक,
सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत बढ़िया, ये सुनना था। आप सबको मैथ्स में मज़ा आता है? नहीं आता? कोई बात नहीं, हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कर रहे हैं, मैथ्स तो कर ही नहीं रहे। आप ये सोचो। हाँ जी बेटा, आप लास्ट आप लेंगे। सॉरी, करण भाटिया, ओके। आप क्यों बनना चाहते हो सीए? आप सीए में कर रहे हो, आप सीए में क्यों बनना चाहते हो? अच्छा, सीए में आपको पता है सीए में क्या करता है? कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट। जैसे कि आप कुछ समझा सकते हैं, बताओ, आपने कुछ ब्रीफ लिया था पीछे से कॉस्ट से रिलेटेड? ऑल राइट। तो आपको मैं थोड़ा सा लेमन टर्म्स में बताऊं, अगर सीए में क्या होता है। बेसिकली किसी भी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं तो उनकी कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। सबको प्रॉफिट, हर कंपनी को एक प्रॉफिट चाहिए होता है। प्रॉफिट में दो कंपोनेंट्स होते हैं, अगर आप सबको पता हो। एक आपका सेल्स विच इज रेवेन्यू, एंड अदर इज कॉस्ट। एक तो सेल्स टीम होती है, उसको सेल्स बढ़ाने का काम। बट एक हमें कॉस्टिंग ऐसी चीज होती है जिसको कंट्रोल करना पड़ता है। हम सेल जितनी मर्जी बढ़ाते जाए, लेकिन हमारा कॉस्ट पे कंट्रोल नहीं है ना, तो हमारा प्रॉफिट नहीं आ सकता। दैट इज व्हाट सीएमए डज। सीएमए डज मेनी थिंग्स, बट सीएमए का एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जो आपके कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं या जो आपने कंपनी के एक्सपेंसेस हैं, उनको कॉस्ट अच्छे से निकालना और उनको कंट्रोल करना। एक्सपेक्टेड कॉस्ट क्या थी जो उसने डिटरमाइन करी, और उससे क्या डेविएशन आ रही है, और वो डेविएशन क्यों आ रही है, वो काम निकालना। दैट इज व्हाट सीएमए डज, राइट। एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। जितना सेल्स मैनेजर इंपॉर्टेंट है, उतना ही कॉस्ट मैनेजर भी इंपॉर्टेंट, करेक्ट? राइट। अच्छा, मैं एक्चुअली ना, मैं कुछ बच्चों से एक आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था, किसी ने भी मेरे को आंसर नहीं दिया। पैसा नहीं कमाना चाहते क्या? सीए बन के पैसा नहीं कमाना चाहते? नहीं नहीं, आई बिलीव लाइफ में क्या करना है ना, वो बड़ा क्लियर होना चाहिए। मतलब हम सब, मेरा बैच था सीपीटी का, तो एवरीवन सेड सर पैसा कमाना और फेम चाहिए। सर वाज लाइक, सही लाइन में आ गए। पैसा कमाना है, फेम चाहिए। पैसा तो कमा लोगे, फेम डिपेंड्स ऑन यू। आप कितना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनते हो, कितना स्टेज को ऑक्यूपाई करते हो, कितना लीडरशिप रोल्स लेते हो, वो आपके फेम आप पे डिपेंड करता है। लेकिन पैसा ये कोर्स जरूर देगा। थोड़ा सा मेहनत करोगे, बहुत प्यारे पैसे मिलेंगे और बहुत अच्छे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस कोर्स की, अगर आप देखोगे, ये वन ऑफ दोस कोर्सेज है जो डिस्टेंस लर्निंग है। आपको इंस्टीट्यूट अपने घर में आके नहीं बुला रहा कि आप हमारे पास आके पढ़िए। उससे आप कह रहे हैं हमारे से रजिस्टर करिए और एग्जाम दीजिए। उस एग्जाम देने के बाद 3 लेवल देने के बाद आपकी वैल्यू, वन ऑफ द डिस्टेंट कोर्स जिसकी इतनी वैल्यू है, वन ऑफ द डिस्टेंट कोर्स, और वन ऑफ द डिस्टेंट कोर्सेज प्लस जिसकी इतनी लीस्ट कॉस्ट इन्वॉल्व है। अगर आप अपने कॉस्ट लगाएंगे सीए करने की या सीए में करने की या सीएस करने की, इन कंपैरिजन टू एमबीएस, व्हाट वी यूजुअली कंपेयर कि सीएस एमबीएस कौन ज़्यादा कमाते हैं, इट इज़ नॉट इवन 1/10। अगर आप एमबीएस करेंगे ना अच्छी जगह से, आई जाएंगे, दैट इज़ लाइक 50 lakhs रुपीज, स्पेंडिंग 50 lakhs रुपीज। अगर आप सीए पे आ जाएंगे, दैट इज लाइक 4 to 5 लाख। एंड देन वी कंपेयर द पैकेजेस कि सर देखो उनके इतने पैकेजेस होते हैं, अलग अलग होते हैं, कॉस्ट भी इन्वॉल्व है और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इन सी एज ऑल्सो, अगर आप हाईएस्ट पैकेजेस देखते हो आईसीआई के, अगर इफ यू हैव टैलेंट, दोज आर मोर देन एनीथिंग। हाईएस्ट, थोड़ा सा एक मनी फैक्टर तो मेरे दिमाग में रहता है, भाई मुझे पैसे कमाने, इसलिए मैंने सीए करा। बाकी अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो एक्चुअली मैं आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाने जा रहा हूँ। मेरा सिर्फ एम आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाना नहीं है। मैं आपको कुछ एग्जाम रिलेटेड स्ट्रैटेजीज बताना चाहता हूँ, कुछ लाइफ रिलेटेड स्ट्रैटेजीज बताना चाहता हूँ, जो आपकी हर जगह अप्लाई होंगी, और आप उनको अप्लाई करेंगे तो बहुत कंसिस्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। आप कभी भी डाउनफॉल फील नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, और अपना आपको अच्छा लगेगा, पॉजिटिविटी रहेगी आप में हमेशा। ठीक है, ऑल राइट। तो वैसे बहुत ही शरीफ बच्चे हो या फिर आप शरीफत दिखा रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अब तक तो हम बोल चुके होते। मैं बैठा था, सर आपने अपना तो इंट्रोडक्शन दिया नहीं, आपको कौन, अब तक हम वहां से बोल चुके होते। बट ठीक है, आपने नहीं पूछा तो हम क्लास के एंड में कर देते हैं अब इस इंट्रोडक्शन को। अब एक स्टार्ट करते हैं हम क्यूए एज अ सब्जेक्ट, ऑल राइट। तो बेसिकली आई टोल्ड यू कि मैथ्स नहीं है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। बिकॉज अब आप उसका रीजन देखेंगे ऐसा क्यों है। इफ यू ऑल कैन सी द स्क्रीन, ऑल राइट, if you will see, the whole syllabus of quantitative aptitude shall be divided into 3 broad areas. If you can see this, 3 broad areas, right? This is business mathematics, logical reasoning, and statistics. Correct?
अब जब आप मैथ्स बोल रहे हो ना, आप सिर्फ मैथ्स में सिर्फ इसको कवर कर रहे हो, बिजनेस वो भी सिर्फ मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स नहीं। बिजनेस मैथमेटिक्स इज अ मैथ्स दैट विल हेल्प सीए। मैथ्स में बहुत सारी चीजें आती हैं, करेक्ट, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, बहुत सारी कैलकुलेशन, कैलकुलस में जो जाती हैं, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मैट्रिसेस, बहुत सारी चीजें हैं मैथ्स में। बट हम क्या पढ़ेंगे? बिजनेस मैथ्स। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू हम मैथ्स नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ने जा रहे हैं। Then other part is, second part is logical reasoning. लॉजिकल रीजनिंग ना, कि कभी लॉजिकल रीजनिंग के एग्जाम्स हुए स्कूल में, पीएससी एग्जाम्स होते थे आई गेस, सीयूटी एग्जाम्स में भी लॉजिकल रीजनिंग काफी आता है, डायरेक्शन से, प्राइमरी रिलेशनशिप्स है, वो अभी जो पढ़ के आ रहे हो ना, उसी का सिमिलर चीज होगी, कोई मुश्किल चीज नहीं है लॉजिकल रीजनिंग। तीसरा आता है स्टैटिस्टिक्स, पढ़ा होगा, मीन मीडियन मोड, ये सब चीजें पढ़ी हैं आपने, क्लास इंटरवल्स, फ्रीक्वेंसी कर्व्स, आपने 11th 12th में सबके पास मैथ्स थी, आप सबके पास, आपके पास नहीं थी, कोई डरने की बात, कोई डरने की बात। मीन मीडियन मोड 10th तक भी पढ़ा होगा, पढ़ा था, 11 में भी पढ़ा है, मीन इकोनॉमिक्स साइड पढ़ा होगा, बहुत ही बढ़िया। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो बिजनेस मैथमेटिक्स है, इसमें जो जितने भी मैथ्स के टॉपिक्स हैं, जो आपने 10th तक पढ़ा है, उतने ही टॉपिक्स हैं, बारिंग 1 और 2 टॉपिक्स जो जिनके भी वेटेज ज़्यादा नहीं है एग्जाम, मैक्सिमम 4 to 5 मार्क्स। तो सबसे पहला डर जो रहता है कि मैंने मैथ्स नहीं पढ़ी थी 11th 12th में, उसका डर हटा दें, क्योंकि हमारी सिलेबस में बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स, ये 3 पार्ट हैं। स्टैटिस्टिक्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस उसका थोड़ा सा एडवांस करेंगे, आपके पास ऑलरेडी बेस है। आई डोंट मीन कि हम बेस नहीं देंगे, हम पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बट आपको डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ 11th 12th में नहीं है जो आपने 10th में नहीं पढ़ा और जो हम यहाँ पढ़ेंगे, करेक्ट, बस थोड़ा सा इसको एडवांस कर देंगे। लॉजिकल रीजनिंग आप सीयूईटी के एग्जाम्स में, जैसे कि आप मोस्ट ऑफ यू देखे आए हैं, लॉजिकल रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं आती है आपको ज़्यादा, बहुत आराम से हो जाते हैं ये सब। फिर आता है बिजनेस मैथमेटिक्स, जिसमें थोड़े से बच्चे परेशान होते हैं, तो उनको लगता है थोड़ा सा सर ये मुश्किल पार्ट है, जिसको मैथ अच्छा नहीं लगता, उनको ऐसा लगता है कि यार ये तो थोड़ा मुश्किल पार्ट है। बट ट्रस्ट मी, अगर मैं आपको इनकी वेटेज बताऊं, इन तीनों टॉपिक्स की वेटेज, ये वेटेज मैं नहीं बता रहा, आपका आईसीआई इंस्टीट्यूट है, उसने वेटेज डिफाइन करी है हर एक टॉपिक की, बिजनेस मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स कितने कितने मार्क्स का आएगा। इफ यू विल ब्राउज योर आईसीआई वेबसाइट ना, हम कहीं कुछ भी कब कोर्स करने जाओ ना, आई एडवाइस यू कि उनकी ना साइट पे एक बार जाके देखा करो कि भाई है क्या, क्योंकि जब मैं आके बैठ गया था ना क्लास में, मुझे अपना दिन याद है, मुझे ये भी नहीं पता था आर्टिकलशिप होती है सीए में। आप सबको आइडिया हो, नहीं भी हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, सीए में आर्टिकलशिप होती है 3 साल लंब, जिसमें आपको पीनट्स मिलते हैं, कोई पैसे नहीं मिलते हैं ज़्यादा, ठीक है, और काम बहुत दबा के कराया जाता है। और मुझे ऐसा लगा था, मुझे ये पता होता शायद मैं तभी छोड़ देता, 3 साल मुझसे ऐसे काम कराएंगे, तब ऐसा लगता, अब नहीं। सीए बनने के बाद ऐसा नहीं लगता। आर्टिकलशिप के टाइम पे जब आपको वो फेस देखना पड़ता है ना, यार काम बहुत करना पड़ रहा है, मिल कुछ नहीं रहा, तब हमारा माइंडसेट अलग होता है, हम पैसे सोच रहे होते हैं, लेकिन तब हमें लर्निंग बहुत अच्छी मिल रही होती है, जिसकी बेसिस पे हम आगे पैसे कमाने वाले हैं। तो थोड़ा थोड़ा ना सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट, सीए फाइनल, जैसे जैसे आप ग्रो करोगे, आपका मेंटल एबिलिटी और आई वुड से कि जो सोचने का तरीका ना, वो भी ग्रो करेगा। अब लाइफ सब चीज़ें पैसा भी नहीं होता। हाँ जी, सॉरी, ओके। क्या है कि 2 years की आर्टिकल से जब हम कहते हैं, बट क्या होता है कि आपको, आप जैसे आगे करोगे ना, कुछ अटेम्प्ट्स का चक्कर होता है, जिसमें से आप कभी बार बीच में 6 months लेके एग्जाम देने चले जाते हो, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी आर्टिकलशिप कंप्लीट करनी पड़ती है, तो मोटा मोटा देखोगे ना, आपको 2.5 से 3 साल लग जाते हैं वहीं पे लगे लगे। उससे पहले आपको पैसे नहीं मिल रहे होते अपने हाथ में, एग्जाम क्लियर करने के बाद, डिग्री आने के बाद, जब जॉब लगती है, तभी यू स्टार्ट अर्निंग। दैट्स व्हाई आई सेड 3 साल, क्योंकि मेरे टाइम में वो 3.5 साल बन जाता था, तो 2.5 से 3 साल आपको लगते हैं। सेकेंडली, आई विश आप सारे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दो, बट लेकिन जब हम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाते, तब हम आर्टिकलशिप में लगे रहते हैं साथ में, ताकि कुछ तो चले ना, साथ में काम करते रहें और साथ में अटेम्प्ट देने पड़ते हैं। दैट्स व्हाई आई टेक द एवरेज ऑफ 3 years। आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। आप कुछ पढ़ के आए हो, 2 साल की होती है आर्टिकल, मे बी आपके फादर चार्टेड अकाउंटेंट है, तो आपको इस बारे में नॉलेज। तो आप कभी भी कोई कोर्स करो ना, उसकी वेबसाइट पे जाओ, आईसीआई की इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाओ, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। जो हम वेटेज बता रहा हूँ मैं आपको, ये वहीं से पढ़ के बता रहा हूँ, मैं अपने मन से नहीं बता सकता आपको। तो एज अ होमवर्क आप जरूर अपनी आईसीआई की वेबसाइट जाके चेक करना, भाई है क्या क्या, कितने लेवल्स हैं, कितना कोर्स है, क्या क्या चीज़ें डिफरेंट है। तो उसमें ना मजा आएगा आपको, कुछ चीज़ें अलग से मिलेंगी, यार ये भी होता है, यार ये भी होता है। मैंने जब पहली बार देखा था, मुझे नहीं पता था, टीचर ने बताया, तो मैंने, तो मेरा भी फर्ज है कि मैं आप सबको बताऊं, एक बार आईसीआई की वेबसाइट जाके देखना, ब्राउज करना। आईसीआई का है बोर्ड ऑफ स्टडीज
नॉलेज पोर्टल है, बोर्ड ऑफ स्टडी, तो आप वो जाके देखना, यू विल गेट टू नो सो मेनी, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं बिजनेस मैथमेटिक्स की जो वेटेज है वो 40 मार्क्स की है। मैं आपको पूरा बताऊंगा एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स का आता है और स्टैटिस्टिक्स 40 मार्क्स का, अगर आप देखें, ठीक है। अगर किसी बच्चे को 2 पार्ट में भी कॉन्फिडेंस है ना, एटलीस्ट उसको 60 मार्क्स में कॉन्फिडेंस है। अगर आप देखो, अगर आप पैटर्न देखो ना, 2 पार्ट्स या तो 40-20, 40-20 या 40-40, किसी 2 पार्ट्स में भी कॉन्फिडेंस है, मिनिमम 60 मार्क्स में कॉन्फिडेंस है। चाहिए होते हैं मिनिमम 40 मार्क्स पास होने के लिए, फिर भी बच्चों को बड़ा डर लगता है। एक पार्ट में नहीं होगा, 1.5 पार्ट में नहीं होगा कॉन्फिडेंस, वैसे बहुत बड़ी बात है एक पार्ट में कॉन्फिडेंस ना होना, क्योंकि जितनी आसान चीजें हैं ट्रस्ट में, जितनी आसान चीजें हैं अगर आप उनको आसान तरीके से देखोगे बहुत आराम से हो जाएगा। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ, आपका पेपर होता है 100 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है, जिसमें 40 मार्क्स बिजनेस मैथ्स के होते हैं, 20 मार्क्स लॉजिकल रीजनिंग के होते हैं और 40 मार्क्स स्टैटिस्टिक्स के, करेक्ट। अब आप पूछोगे ड्यूरेशन, सर 2 आवर्स की ड्यूरेशन होती है आपकी। आपके जो सब्जेक्टिव एग्जाम्स है उनकी 3 आवर्स की ड्यूरेशन होती है, आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स की 2 आवर्स की ड्यूरेशन। ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स मतलब एमसीक्यूज, हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पेपर में, ठीक है। आपको इतनी बात समझ आ रही है? तो अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन लगाओ, 2 आवर्स का एग्जाम है और आपको 100 क्वेश्चन आने हैं, 1 मार्क्स ईच, तो आपको एक क्वेश्चन करने के लिए कितना टाइम मिल रहा है? आपको 100 क्वेश्चन आने हैं, 2 आवर्स का पेपर है। यू गॉट मी रॉन्ग? हाँ, अब 1.2 मिनट्स, ये सेट इट राइट। आपको समझ आया कैसे? सबको समझ आया ना कैसे? मतलब दीज आर बेसिक थिंग्स। सब जिसको नहीं आया पूछ लेना, कोई डर नहीं है पूछने में, ठीक है। नहीं आया पूछना है सबको। 120 को उसने 120 मिनट्स होते हैं, 100 से डिवाइड किया तो 1.2 मिनट्स एक क्वेश्चन का। अब 1.2 मिनट्स को, क्योंकि मैं हर मैथ्स की चीज को ऐसे देखता हूँ, 1.2 मिनट्स को हम 2 तरीके से कह सकते हैं। अब कोई इस बच्चे को शायद वैसे भी सोच ले दिस इज 1 मिनट 20 सेकेंड, गलत दिमाग चला जाता है, बट 1.2 मिनट्स इज एक्चुअली 1 मिनट 12 सेकेंड। ये बात आपको समझ आई कैसे? 1 मिनट इज कंप्लीट 1 मिनट, 0.2 मिनट्स इज 0.2 मिनट्स ऑफ नेक्स्ट 60 सेकेंड, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। समझ आया बेटा? ये चीज़ों में ना थोड़ा थोड़ा हमें लाइफ में ध्यान देना होता है, काफ़ी चीज़ें होती है। कई बार हम लिख देते हैं कि हमारी हाइट इज़ 5.5 फीट, 5.5 फीट, हम बोलना चाहते हैं कि हम 5 फीट 5 इंचेस के हैं, लेकिन हम बोल देते हैं 5.5 फीट। वो बिल्कुल गलत है अगर आप सोचो। 5.5 फीट, जैसे कि हमने मिनट्स का एग्जाम्पल लिया, अगर हम 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं, व्हेन आई से 5.5 फीट, आई एम सेइंग 5 फीट एंड 0.5 फीट। 0.5 फीट कितना हुआ? अगर 1 फीट 12 इंचेस है तो। समझ आया मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ? हम ये सब चीज़ लिख के करेंगे। मैं आपको सिर्फ ओरली एक छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देना चाहता हूँ कि मैथ्स को कैसे देखते हैं। सेम है बेटा, मोस्टली टॉपिक सेम है, मोस्टली टॉपिक जो नहीं होंगे मैं आपको कवर कराऊंगा। वेटेज भी मोस्टली सेम सेम है। स्टिल आपको एज ए होमवर्क आप जाके देखना ऐसे ही, क्योंकि ना सीए में भी और सीए में भी ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज है सबका ना इतनी ब्यूटीफुली क्राफ्टेड है ना सिलेबस, कि आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहते हैं वो, मतलब ये आपका बेस बनाना चाहते हैं वहाँ पे। आपका नेक्स्ट 2 लेवल्स में जो आएगा ना, जितने भी सब्जेक्ट्स आएंगे आपके, इंक्लूडिंग अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये आपका बहुत बड़ा बेस है। तो आज से क्यूए से डरेंगे ना तो आगे जाके बहुत दिक्कत होने वाली है, लेकिन आज क्यूए का बेस स्ट्रांग बना लोगे ना, यू विल फील के जो साथ वाले बच्चे हैं ना उनसे एक एज होगा, आपने कॉम्पिटिटिव एज होगा, एडवांटेज मिलेगा आपको, क्योंकि सर दोबारा वहाँ पे बेसिक्स पढ़ाएंगे और आपको बेसिक्स बहुत अच्छे से आएगा। वहाँ पे आपका एडवांस करने का टाइम होगा जो कि आप कर पाएंगे। वहाँ पे बच्चे फिर उलझेंगे बेसिक सीखने में, जहाँ पे आप उसको एडवांस लेवल ग्रैब करते हैं। तो आपको मैं छोटे से कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहता हूँ कि अब बच्चों को लगता है कि भाई ये कहाँ काम आएंगे हमारे, ये चीज़ें हमारे कहाँ काम आएंगी। आप इतने सारे सब्जेक्ट पढ़, मतलब टॉपिक्स पढ़ा रहे हो मैथ्स के, मतलब किसी को नहीं समझ आता हमारे ये कहाँ काम आएगा। हमें तो मेन मेन मोटी मोटी चीज़ कराओ ना जो काम आएगी। आई कैन से मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा, लेकिन आपके मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स काम आएंगे आपकी रियल लाइफ में भी, आपके इंटरमीडिएट और फाइनल एग्जाम में भी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल, क्योंकि ये आपके काम आगे आएगा तो आप सीरियसली लोगे, ठीक है? ऑलराइट।
ओके, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉगरिथम्स, ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, तो एग्जांपल्स मैं तभी दूंगा इस चीज़ के आपको, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो मैं देना चाहता हूँ अभी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी सीए की जर्नी में, विच इज मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। सीए बनेंगे, सीए का सबसे इंपॉर्टेंट काम, जैसे आपने कहा कि आपको अकाउंट्स में बहुत इंटरेस्ट है, फाइनेंस से बहुत ज़्यादा रिलेटेड और कनेक्टेड होते हैं हम सीए, करेक्ट। और हमें फाइनेंस के पीछे की जो मैथ्स है वही ना पता हो तो हम किस बात के सीए। यहाँ से जाएंगे सीए बन जाएंगे, मान लीजिए अवनीत बेटा मान ले सीए बन गया, खुश हो जा भाई, सीए बन गया, मैं बहुत खुश होता, सीए बन गया, जॉब के लिए जाओगे, करेक्ट। एज सीए बनने के बाद जॉब के लिए किस पोजीशन पे जाओगे, आपको क्या लगता है? ऑलराइट, ऑडिट पोजीशन। अब छोटी सी बात आपको मैं समझाना चाहता हूँ, पोजीशन और फील्ड में फर्क होता है। जो आपने बोला वो फील्ड है, आप समझ रहे हो। पोजीशन से आप किस पोजीशन पे जाएंगे, हियरार्की ऑफ द कंपनी, अगर आप समझ रहे हो। कुछ स्टाफ होते हैं, कुछ सीनियर स्टाफ होते हैं, देन कुछ मैनेजर्स होते हैं, सीनियर मैनेजर्स होते हैं, एंड देन डायरेक्टर्स एंड पार्टनर्स, इफ यू विल सी। ये छोटी छोटी बातें हम सबको पता होनी चाहिए। आई विल टेक योर डाउट ओके। मान लीजिए यूजुअली आप असिस्टेंट मैनेजर्स या मैनेजर की पोजीशन पे जाते, अमित बेटा मान लो सीए बन गए, एचडीएफसी बैंक में जॉब लग गई, एसी वाला कैबिन मिल गया, अब बैठ गया बाद मैनेजर ऑफ द बैंक। लेकिन सर मैंने ना मैथमेटिक्स और फाइनेंस तो नहीं पढ़ा था, मैं बन गया जैसे मैं, ये टॉपिक छोड़ दिया। आपके रूम में कोई आया, सर बहुत रेप्यूटेड क्लाइंट है आपका, मैनेजर से ही मिलना है भाई, अगर आप जाते होगे कभी नोटिस किया होगा, आपके पेरेंट्स मैनेजर से मिलने को कहते हैं, एक बार मैनेजर से मिलवा दो बैंक, वी हैव अ वर्क। तो बेटा आपके पास एक क्लाइंट आता है, वो आपको बोलता है मुझे सर 10 लाख रुपीज का लोन चाहिए, 10 सालों के लिए चाहिए, उसका इंटरेस्ट रेट और ई बता दो, क्या करोगे? दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। एक मैनेजर, बैंक का मैनेजर, दिस इज द बेसिक क्वेश्चन फॉर हिम। उनको रटे होते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो बता बता के थक चुके होते हैं। बट कैसे वो बताते हैं? क्योंकि उनको पीछे का पता है कि हम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट यूज करते हैं या सिंपल इंटरेस्ट यूज करते हैं, टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट, हम कैसे पीरियड्स निकालते हैं, कैसे इंस्टॉलमेंट्स निकालते हैं लोन की, कैसे हम इंटरेस्ट रिकवर करते हैं, कैसे हम प्रिंसिपल अमाउंट रिकवर करते हैं लोगों से, उनको पता होता है। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल क्यों आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सब्जेक्ट बहुत जरूरी है आपको करने के लिए। अगर आपको ये सब नहीं पता होगा ना, आगे फाउंडेशन मैथमेटिक्स और फाइनेंस से ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट आगे आप चैप्टर पढ़ोगे, फाइनेंस तो मैनेज करना है ना, पैसा मैनेज करना है कंपनी का, हमारा सबसे बड़ा काम होता है। कैसे उसको इन्वेस्ट करना है, कैसे हमने कैपिटल रेज करना है, कैपिटल रेज करना, पैसा लेना है इन्वेस्टर से, सब चीजें ये सब पढ़ोगे। अगर यही नहीं आता होगा ना, आगे जाके कहोगे यार मैं गलत उसमें आ गया। लेकिन आज सीख लोगे ना, इंटरेस्ट हमेशा बना रहेगा, और वो रियल लाइफ में कैसे लग रहा है ये भी सीख लोगे, तो मजा आ जाएगा लाइफ। लास्ट लूंगा, फिर पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा ज्ञान बांटना बंद कर देंगे अगर आपको ज्ञान सा लग रहा हो। अब मेरे से एक बंदे ने पूछा था, सर आप सब छोड़ दो, आप मुझे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एग्जांपल दे दो। सर ये कहाँ लगेगा मेरे को लाइफ में, आप जो मुझे पढ़ा रहे हो, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक एग्जांपल दे दो, कहाँ लगेगा? आप में से किसी को पता परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या होता है? आपको आइडिया नहीं होगा क्योंकि आपने 11th में नहीं पढ़ा। ओके, जस्ट फॉर अर सेक मैं आपको आइडिया देता हूँ। मान लीजिए बेटा, बहुत लेवन डाउन में आइडिया दे रहा हूँ, ये टॉपिक आगे पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। मान लीजिए बेटा ये 3 नंबर है, करेक्ट, 1 2 और 3। हम इसको कितनी तरीके से लिख सकते हैं? मतलब आप देखिएगा, मैं इसको 1 3 और 2 लिख सकता हूँ, इन्हीं 3 नंबर को 1 2 3 ऑलरेडी लिख चुका हूँ, 3 2 और 1 लिख सकता हूँ, 3 1 एंड 2 लिख सकता हूँ, 2 3 1 लिख सकता हूँ, 2 1 3 लिख सकता हूँ। अलग अलग, सारे अलग अलग हैं, आपको समझ है? बेसिकली एक ही चीज को हम कितनी तरीके से कर सकते हैं, कितनी तरीके से लिख सकते हैं, कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ये होते हैं परम्यूटेशन। आपको मेरी बात समझ है? बहुत लेमन टर्म्स में परम्यूटेशन, आई बिलीव आप सबको अग्री करोगे, कोई डिसअग्री करता है तो मेरे से बता दो। इससे आगे भी होती है कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन, देयर आर मेनी थिंग्स, बट लेमन टर्म्स में हम कह सकते हैं किसी चीज को अरेंज करना, किसी चीज को बार बार फिट करना अलग अलग चीजों में, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, करेक्ट। अब आप मेरे को कोई बच्चा एग्जांपल दे सकता है कि सर ये मेरे कहाँ यूज आ सकता है रियल लाइफ? अगर आप सोच के देखो, आप जॉब कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, जैसे कि आपने कहा आपको टैक्स में बहुत इंटरेस्ट है, एक बार सोच के देखो, अगर आप, क्या आप मुझे कोई एग्जांपल दे सकते हो कहाँ?
करेक्ट, वेरी गुड एग्जाम्पल। हम 11 पेयर्स में कौन कौन से 11 पेयर्स फिट कर सकते हैं, उसमें हम कॉम्पिटिशन लगाते हैं। हमारे पास 16 प्लेयर्स हैं और 11 प्लेयर्स में कौन कौन कर सकते हैं, फिट कर। दिस इज व्हाट क्रिकेट इज। अब एक बार सी एज अ सी सोचो, चार्टेड अकाउंटेंट बन गए, फिर ले लिया करो यार, बन ले ले भाई, बन गया चार्टेड अकाउंटेंट। अब सोचो, एक मिनट दे रहे हैं, मैं भी बताऊंगा आपको। आप अवनीत भाई सोच के देखो, सक्षम बन गए सी। अच्छा ओके। तारिणी, यश, टैक्स में इंटरेस्ट है, टैक्स से रिलेटेड ही कुछ है। देखो अभी एग्जांपल जो मैं दे रहा हूँ, ना समझ आए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ब्रॉड व्यू समझना। टैक्स आप आगे जाके पढ़ने वाले हो, ब्रॉड चीज समझाने चाह रहा हूँ। अगर आप समझोगे तो बहुत मजा आएगा उस चीज। आपने टीडीएस सुना है? टीडीएस कट गया, टीडीएस तो सुना होगा, कट गया ना, सॉरी। आपने ये सुना है आपका टीडीएस कट गया, टॉपिक तो कट गया, टीडीएस कट गया है सर। जनरली बोलते हैं ना, उसने हमारा इतना टीडीएस काट लिया। कभी सुना है? लॉटरी लगी 100 रुपए की। एक केबीसी का इंटरव्यू आया था, अगर आपने सुना हो, उस बंदे ने 1 करोड़ रुपए की जीत तो गया था केबीसी जाके, लेकिन उसने इंटरव्यू में बोला था काय का 1 करोड़ रुपए, हमें तो 70 लाख ही दिए, 30 लाख तो उन्होंने हमारा टैक्स काट लिया। अगर आपने वो चीज सुनी हो, तो टीडीएस एक अमाउंट होता है जो कि ऐसा टैक्स हम पहले ही काट लेते हैं, जो भी आपकी इनकम है उस पर पहले ही काट लेते हैं। जो भी आपकी सैलरी आएगी सीए बन के, उस पर एक टैक्स अमाउंट कट के आएगा, वो टीडीएस होता है। अब आप मान लीजिए आपके पास क्लाइंट आता है, पता है क्लाइंट ना सीए बनने के बाद बड़े उलझे हुए क्लाइंट आते हैं, मजाक में हटके, सर ये लो डेटा देख लो, आईटीआर भर दो, मुझसे मत पूछो, मुझसे मत पूछो, खुद देख लो। अब भाई मैंने खोला, उसमें एक टीडीएस अमाउंट था, मान लो 10 रुपीज। अब ये टीडीएस अमाउंट 10 रुपीज है, मुझे टीडीएस की रिपोर्ट में शो करना है भाई ये 10 रुपीज है। अब टीडीएस में ना बहुत सारे रेट्स होते हैं, मतलब अलग अलग टैक्स रेट पे टैक्स कटता है, टीडीएस कटता है। मान लीजिए 5% है और 10% है, दो मान लो आप। रैंडम एग्जांपल्स को रेट से एक मत करना जाके, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। हाँ जी, ठीक है। अब टीडीएस किसी एक्सपेंस या इनकम पे करता है, अब उस एक्सपेंस या इनकम का अमाउंट बड़े सारे मेरे पास है, जो कि किसी चीज से मैच ही नहीं कर रहे भाई, ये तो ऐसे ही पड़े हुए हैं। एक का है 100, एक का है 200, एक का है 300। अब मुझे पता है कि इन अमाउंट्स में से किसी पे टीडीएस कटा है और इस रेट्स में से किसी पे टीडीएस कटा है, और वो मुझे बताने को तैयार नहीं है भाई तूने करा क्या है। अब मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा? परम्यूटेशन। मैं एक एक अमाउंट उठाऊंगा, एक एक अमाउंट पे रेट लगा के देखूंगा, किस रेट से ये टीडीएस अमाउंट बन रहा है वो देखूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 200 लगाता हूँ, 200 का 10% कितना होता है अगर आप बता दो? 20। मैंने 200 एक अमाउंट उठाया और उस पर रेट लगा के देखा, ठीक है, क्या 20 रुपीज मेरा टीडीएस है? मैं अब 200 को ही देखना, मैं कॉम्बिनेशन से कॉम्बिनेशन कैसे कर रहा हूँ, 200 को ही अब दूसरे रेट पर लगा के देखूंगा। 200 दूसरा रेट क्या है? 5%। 5% कितना होता है? 10। सबको पता है? परसेंटेज सबको पता है ना? सब क्लैरिटी नहीं हो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। 10, खुशी हो गई, आई एम हैप्पी, मिल गई 10, 10 अमाउंट मिल गया। रिपोर्ट कर दूं? कुछ बच्चों को समझ आ गया। अब मैं 300 पे भी दो लगाते ना, 5% और 10%, तो 15 और 30 अमाउंट आता है अगर आप देखो। अगेन मैं अगर 100 पे जाऊंगा ना, तो 5% और 10% लगाऊंगा, तो वो होगा 5 रुपीज और 10 रुपीज। सर दो जगह 10 आ गया। पहली चीज, इसने हमें परम्यूटेशन से कॉम्बिनेशन कैसे हेल्प कर रहा है ढूंढने में 10 रुपीज कहाँ आ रहे हैं। दूसरी चीज, 10 रुपीज दो जगह आ रहा है भाई। अगर मैं एक जगह ही खुश हो जाऊं ना, मतलब हमें कितने अच्छे से लगाने होते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, अगर आप समझो, अगर एक जगह खुश हो गए 10 रुपीज, 200 पे 5% रिपोर्ट कर दूं ना, तो मेरे पास पेनल्टी का नोटिस आ सकता है, सर आपने गलत अमाउंट में गलत रेट लगाया टीडीएस, चाहे मैंने दिए 10 रुपए हैं, लेकिन सरकार नहीं छोड़ती पेनल्टी लगाने से आपको, उसको सबसे पहला मौका चाहिए पेनल्टी लगाने। आपको समझ आया कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है चीज। वही आपके पास प्रैक्टिकल सिचुएशंस आएंगी, ऑडिट करने जाओगे, सर ये मिल ही नहीं रहा, एक्सपेंस इनकम किस अकाउंट में डालूं,
आप बताओ ना, वो कहेगा सर आप सस्पेंस अकाउंट में डाल दो मेरी तरफ से, तो वो कहेगा मेरी तरफ से डाल दो। क्यों? उसको तो अपना धंधा करने से मतलब है भाई, उसको चाहिए मुझे को अपना काम चाहिए, मुझे कंपनी का प्रॉफिट चाहिए। ये तेरा काम है भैया, तू अकाउंट संभाल, तेरे को क्यों हायर करा है? तब आपका क्या होगा? नहीं मैं नहीं कर रहा, या तो तू सॉर्ट करके दे या मैं तेरे लिए नहीं कर रहा। ऐसे तो प्रैक्टिस जिंदगी में नहीं कर पाएंगे हम सीए बन के, समझा है? तो दिस इज वन ऑफ द प्राइम एग्जांपल्स कहाँ पर म्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमारे काम आ सकते हैं। करेक्ट। आज के बाद प्लीज ये मत सोचिएगा ये आज ये टॉपिक्स मैं पढ़ लेता हूँ, इसके बाद कुछ देख लूंगा मजा आएगा। अच्छे से पढ़ना है जो पढ़ना है। बेटा बोर हो रहा हो तो मेरे को बता दियो, नींद आ रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और फेस वॉश भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ है तो जाके वॉशरूम। डोंट फील बैड, बट क्या है ना अभी दोपहर का टाइम है, आई कैन अंडरस्टैंड कि इस टाइम पे सबको थोड़ा। सुबह पार्क गए थे, यू प्ले समथिंग? अच्छा यू प्ले क्रिकेट इन, यू लिव वेयर? मोती नगर। लेदर और टेनिस? लेदर से या टेनिस बॉल से? टेनिस बॉल से। हाँ, तो वैसे किसी ने अपनी हॉबीज या किसी ने कुछ बताया नहीं, पैशन किसी में पहले था, अब सीए करना ही पैशन रह गया। किसमें? कैलकुलेशंस में। बहुत ही बढ़िया, मजा आएगा। थोड़े थोड़े मैं अपने रिकॉर्ड्स भी शेयर करूंगा, अपने पीछे के अकेडमिक रिकॉर्ड्स आपके साथ। हाँ जी। अच्छा लिंक, वेरी गुड। और किसी का कुछ हॉबीज या पैशन कोई शेयर करना चाहे? क्योंकि ना लास्ट में हम आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं डिलॉइट वन ऑफ द बिग फोर्स उसमें काम कर चुका हूँ पहले। मेरा मन नहीं लगा, मैं अपना पैशन फॉलो करने आ गया। लास्ट में पैशन बहुत काम आता है। उस पैशन को आप सीए से कैसे रिलेट करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन पैशन हमेशा काम आता है। जो आपकी हॉबी हमेशा काम आती है, आपको वो दिल लगाए रखेगी, ट्रस्ट में आपका दिल लगाए रखेगी और काम में लगे रहेंगे आप, वरना इधर उधर भागते रहेंगे। समझिए? पैसा आएगा, मन नहीं लगेगा, यार ये क्या कर रहा हूँ। जॉब वालों की बात सुनिए, रोज लेमन टाउन में बाहर निकलते हैं, सॉरी टू से बट चल कहीं, चल यार बियर पीने चलते हैं। टेंशन बहुत है किस चीज़ की? जॉब कर रहे हैं इसी की टेंशन है भाई, जॉब करनी नहीं है। जॉब करनी नहीं है क्योंकि उनको पता ही नहीं उनका पैशन क्या है, इसलिए जॉब नहीं करनी। कुछ लोग जॉब में भी बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनका पैशन ही हुआ है। तो दूसरा होमवर्क, पहला होमवर्क क्या था आपका? आई जाएगी वेबसाइट को ब्राउज करना है। दूसरा होमवर्क, थोड़ा पैशन और हॉबीज अपनी देख के आओ यार, और मुझे बताओ, मे बी आई कैन हेल्प। मे बी मैंने बहुत अपना ढूंढा है, बहुत जैसे कहते हैं ना पंजाबी में रोया पिटा हूँ, मतलब कि बहुत अपना मैंने करना क्या चाहता हूँ। हाँ जी यस। हाँ कोई बात नहीं, साथ साथ फॉलो कर सकते हो। एक्टिंग में इंटरेस्ट, वन ऑफ द प्राइम एग्जांपल्स आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। हाँ जी, तो मेरे को नहीं सुनाई दिया। वो इंजीनियर था। सीए का एग्जांपल बताऊँ? तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखे, आइडिया तो होगा। पोपट लाल चार्टर्ड अकाउंटिंग, उसने भी सीए करा पहले। अब आप पूछोगे सीए क्यों करा? व्हाट आई कैन थिंक, व्हाट आई कैन गेस, या लाइफ में ना हर कोई ना लिटरली सिल्वर स्पून के साथ या गोल्डन स्पून के साथ पैदा नहीं होता। मतलब आपके मुंह में चांदी का चम्मच नहीं होता। आपको एक स्टेबिलिटी ढूंढ रहे होते हैं अपनी लाइफ में, या पेरेंट्स भी थोड़ा सेटिस्फाई हो जाएं कि एक इनकम आ रही है और मैं भी अपना सेटिस्फाइड हूँ, मैं अपनी लाइफ चला सकता हूँ, मैं आगे अपनी वाइफ के साथ या अपने स्पाउस के साथ अपनी लाइफ देख सकता हूँ, उसके बाद मैं अपना पैशन फॉलो करूँ। तो एक स्टेबिलिटी ढूंढने के लिए ना बंदा ऐसे कोर्स करता है, सी या सी। इसलिए उसने सीए पहले किया। उसका एक्टिंग में इंटरेस्ट था तो वो एक्टिंग में गया। करेक्ट। देयर आर मेनी पीपल जो सिर्फ सीए बन के ऑडिट टैक्स नहीं कर रहे, अकाउंट्स नहीं संभाल रहे। इट इज गुड आपको अकाउंट्स में इंटरेस्ट है, लेकिन देयर आर मेनी फील्ड्स ओपन आफ्टर, इट गिव्स यू वेरी गुड स्टेबिलिटी। ठीक है, चलो ज्ञान में से थोड़ी सी काम, अब आगे हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी अप्रोच बताना चाह रहा हूँ जो हम फॉलो करेंगे वाइल स्टडिंग चैप्टर्स। सबसे पहला, जब मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगा या पढ़ाऊंगा तो हम उसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कॉन्सेप्ट, सब कॉन्सेप्ट, जो भी टॉपिक है, सब टॉपिक्स उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो सीखेंगे। सेकंड, कॉन्सेप्ट सीख लिए, उनको अप्लाई भी करना है। उनको अप्लाई करना है मतलब क्वेश्चंस करने हैं। जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे यार, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीए स्टूडेंट, आईसीए भगवान है हमारे लिए। आईसीए का स्टडी मटेरियल होता है, वहां से हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। आईसीआई स्टडी मटेरियल। आप सब जाके जब
अपनी वेबसाइट ब्राउज करेंगे ICS स्टडी मैट, ठीक है। तो वहाँ पे स्टडी मटेरियल देखिएगा, CMA का आप देखिएगा, आप CA का देखिएगा। आप मुझे बता सकते हैं कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो इन चीज़ों में। वैसे मैं खुद भी अपना होमवर्क करूँगा, आप भी बता सकते हैं। आपको लगे कुछ सर छूट रहा है आप मुझे बताएगा, ठीक है। प्लीज़ डोंट फील कि सर ने तो कराया नहीं, वो चेकिंग वाली बच्चों वाली चीज़ें यहाँ मतलब काम नहीं आती है आगे की लाइफ में ना। कभी भी ऐसे नहीं कर सकते बॉस आपने तो ये करा नहीं, बॉस के लिए हमें सब करना पड़ता है। तो इफ़ यू फील सर कुछ मिसिंग है मेरे को बताओ, अगर मैं ना कराऊँ तो यू कैन से कि सर आपने, ठीक है। तो ऐसे स्टडी मैट अगर आप अपना स्टडी मैट अपना बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल देखेंगे तो अपना स्टडी मैट खोल के देखेंगे, उसमें ना कॉन्सेप्ट दिए हैं, थ्योरी बताई है, फिर हर कॉन्सेप्ट के बाद एक एक्सरसाइज दी है। उस एक्सरसाइज में MCQ क्वेश्चन है, करेक्ट। और फिर उसके बाद सारी एक्सरसाइजेस के बाद एडिशनल क्वेश्चन, ठीक है, एडिशनल क्वेश्चन। ऑलराइट, तो हम जब कॉन्सेप्ट कवर कर लेंगे उसके बाद हम जाएंगे एक्सरसाइज की तरफ एंड वी विल डू द क्वेश्चंस। मोस्टली हम ट्राई करेंगे क्लास में करें, आप करो पहले और फिर मैं आपको समझाऊं। आपको जो डाउट है आप हाथ से करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अब एक्सरसाइज करने से पहले, क्योंकि एक्सरसाइज के लिए भी एक छोटा सा बेस चाहिए, बेस्ड ऑन माई ओन एक्सपीरियंस, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिखाया PNC का, TDS का, आई हैव मेड सम एग्जाम्पल्स। Those are both subjective as well as MCQ एग्जाम। हम पहले एग्जाम्पल करेंगे फिर एक्सरसाइज की तरफ हेड करेंगे, ऑलराइट। दिस सीक्वेंस एंड चेंज। कई बार एग्जाम्पल्स नहीं होते हैं किसी टॉपिक में, कोई इतना लाइट टॉपिक होता है हम डायरेक्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो दीज एग्जाम्पल्स सब्जेक्टिव एग्जाम्पल्स विल गिव यू अ गुड बेस, उस एग्जाम्पल्स के बेसिस पे हम एक्सरसाइज कर सकते हैं आगे। देन देयर कम्स एडिशनल क्वेश्चंस। एडिशनल क्वेश्चंस मोस्टली आपके होमवर्क होंगे, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे क्लास। क्या है, क्या आपको सब मैं क्लास में करा दूंगा ना, होमवर्क कुछ बचेगा नहीं ना, आप परेशान हो जाओगे। सर प्रैक्टिस कहाँ से करूँ, जिन जिनको मैथ्स पसंद है ना उनको तो वैसे भी बहुत ऐसा लगता है सर प्रैक्टिस करनी है, बहुत प्रैक्टिस करनी है। एडिशनल क्वेश्चंस मोस्टली आपके होमवर्क होंगे जिनको आपको करना है, बट जो भी इंपॉर्टेंट उनमें से ट्रिकी क्वेश्चंस है वो मैं आपको क्लास में कराऊंगा, ऑलराइट। थर्ड, आपको एक क्वेश्चंस बुकलेट दी जाएगी हमारी तरफ से, ठीक है, फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस। क्वेश्चंस बुकलेट देंगे हम आपको, उसमें क्वेश्चंस कई सारे आपको रिपीटेड मिलेंगे, ICS स्टडी मैट से भी कई पास्ट ईयर एग्जाम्स को मिलेंगे। वो रिपीटेड है, उनके पीछे एक रीजन है, आपको दोबारा प्रैक्टिस करना। कोई बात नहीं ये मत सोचना सर ये तो रिपीटेड है, भाई दोबारा आंसर मार्क कर दो, क्या जा रहा है। कैलकुलेटर आपको पता ना, कैलकुलेटर अलाउड है, आई गेस ये आपको सबको पता हो, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। एक नॉर्मल जो कैलकुलेटर होता है CT 512 नॉर्मल कैलकुलेटर होता है, वो हमारे एग्जाम में अलाउड होता है, हम उसको यूज करते हैं। कैलकुलेटर पे क्वेश्चन सॉल्व करने में कितनी देर लगती है अगर आपने करा हुआ है पहले से, क्योंकि हमें कैलकुलेटर का बहुत अच्छा यूज करना है, उसकी प्रैक्टिस के लिए वो क्वेश्चन रिपीटेड डाले हैं बुक्स में, समझो। आपकी दो प्रैक्टिस है, क्वेश्चंस की भी हो रही है, कैलकुलेटर यूज करने की भी प्रैक्टिस हो रही है, आप समझे। तो क्वेश्चन बुकलेट भी आपका मोस्टली होमवर्क रहा करेगा, उसके भी जो ट्रिकी क्वेश्चंस है वो क्लास में करेंगे, करेक्ट। अब फोर्थ, जब आप ये सब कर लेंगे तो ऑफ कोर्स जो सबको डाउट होता है कि सर डाउट, कि सर डाउट्स कैसे लेंगे, करेक्ट, डाउट्स कैसे लेंगे। आपके डाउट्स लेने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा अलग से, आपका QA सब्जेक्ट का अलग से ग्रुप बनेगा। पैटर्न ये होगा कि जिस बच्चे को भी डाउट होगा वो उसमें फोटो क्लिक करके उसमें अपना डाउट नीचे लिख के भेजेगा, दिस इज द पैटर्न, एंड बाकी सारे बच्चे उसको सॉल्व करेंगे, उसका डाउट जो भी सॉल्व कर सकता है उसको सॉल्व करेगा। जिसको क्वेश्चन आता है भी फास्टेस्ट फर्स्ट मान लो, कुछ भी मान लो, जिसको टाइम मिले उसको सबसे पहले वो सॉल्व करना है, दूसरे बच्चों को सॉल्व करना है वो डाउट। देयर आर सम पीपल जो कर लेंगे, देयर आर सम स्टूडेंट्स जो वो नहीं कर पाएंगे। इफ वो डाउट विद इन 1 डे बाकी लोग सॉल्व नहीं करते हैं, जो आपने भी डाउट भेजा है विद इन 1 डे, यू कैन टेक्स्ट मी पर्सनली, आपको नंबर मिलेगा, मेरा नंबर उस ग्रुप में भी होगा। सर ये डाउट है मेरा अभी तक क्लियर नहीं हुआ, सर ये डाउट है मेरा अभी तक क्लियर नहीं हुआ, विद इन नेक्स्ट 1 to 2 days, I'll send you the solution with a voice note,
अगर आपको मुझे लगता है वॉइस नोट जरूरी है, टेक्स्ट जरूरी है, साथ में एक्सप्लेनेशन के साथ, बेटा ये आपका डाउट था और ये ऐसे क्लियर किया है, या फिर मैं आपको क्लास में भी बता दूंगा अगर मैं व्हाट्सएप पे नहीं बताना चाहता। ठीक है, वेरी क्लियर। आपके डाउट्स कैसे क्लियर होंगे? अब इसके बारे में तो कोई डाउट नहीं है किसी को? फिर आपके कुछ, जब आप इतनी प्रैक्टिस कर रहे हो, सब चीज़ें कर रहे हो, तो टेस्ट भी होंगे, करेक्ट? वो आपके रेगुलर टेस्ट होंगे, कुछ पीरियडियोसिटी, आई एम रियली सॉरी, कुछ रेगुलर इंटरवल्स। कभी कभी कुछ वर्ड्स मुंह से निकलते नहीं है, आई गेस आपके साथ भी होता होगा। आपके रेगुलर इंटरवल्स पे कुछ टेस्ट होंगे और वो आपको देना कंपलसरी है। जीरो भी ला रहे हो ना, कंपलसरी आपको टेस्ट देना। ठीक है, एक दिन नहीं दोगे तो अगले दिन आके क्लास से पहले टेस्ट देना पड़ेगा, वरना क्लास में नहीं कर सकते। ठीक है, ऑल राइट, दिस विल बी आवर स्ट्रैटेजी। इसके बीच में एक बहुत ही गोल्डन स्ट्रैटेजी है विच आई कॉल्ड रिविजन स्ट्रैटेजी, जो मेरी बनाई हुई स्ट्रैटेजी है। आई कैन बेट ऑन दिस, कोई स्टूडेंट या कोई भी ये फॉलो नहीं करते। आई कैन बेट ऑन दिस। वो मैं आपको क्लासेस जब करा रहा हूँ साथ में कराते जाऊंगा, फिर एक दिन बताऊंगा बीच में, भाई ये स्ट्रैटेजी हम फॉलो कर रहे हैं। देन यू विल रियलाइज यार हमारा रिविजन बहुत अच्छे से हो रहा है। दैट इज माई, रिवीजन कराना मेरी जिम्मेदारी है, प्रैक्टिस करना आपकी जिम्मेदारी है। क्या है ना कि आप सीए फाइनल्स तक भी चले जाओगे ना, प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट, ऑल राइट, लेकिन सीए फाइनल तक जाते जाते ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी थ्योरेटिकल बन जाते हैं। मतलब उनमें याद बहुत चीजें करनी पड़ती है, हमें बहुत सारे रूल्स टैक्स के, बहुत सारे रेट्स याद करने पड़ते हैं। प्रैक्टिकल स्ट्रांग है लेकिन वो चीज़ याद नहीं होगी ना, बहुत दिक्कत होगी। आज से वो याद कैसे करना है वो आदत डाल लोगे ना, बहुत मजा आएगा। क्योंकि मैथ्स में शायद आपको इतनी चीज़ों की जरूरत ना पड़े, लेकिन स्टैट्स में फॉर्मूलाज होते हैं जो आपको याद करने पड़ते हैं। ये याद नहीं होंगे तो आपका काम नहीं चलेगा। सो दिस विल बी आवर स्ट्रैटेजी जो हम फॉलो करेंगे। इसमें किसी को डाउट है, कुछ और एक्स्ट्रा आप चाहते हो या कुछ करना चाहते हो, सोचते हो कि हो सकता है, तो आप मुझे बता सकते हो अभी भी और बाद में। सर क्या हम ऐसे कर सकते हैं, क्या हम वैसे कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आप मुझे बता सकते हैं। ऑलराइट, अभी किसी को डाउट है कुछ भी चीज़? पक्का? ये स्माइल करते रहा करो थोड़ा सा वो ना बड़ा ऐसे सा हो जाता है। मैं कुछ वो तो नहीं लग रहा ना बोरिंग सा, या कुछ भी अच्छी चीज़ें जानने को मिल रही हैं। यू गॉट टू लर्न न्यू थिंग्स टुडे, कुछ नई चीज़। मतलब घर जाके ना हमेशा सोचना कि आज कुछ हमने नया सीखा क्या, क्योंकि मैं सिर्फ आपको क्यूए सही बता रहा हूँ, नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा लास्ट के 10-15 मिनट्स में क्लास के, कि आपको बहुत मज़ा आ जाएगा, वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हो या कुछ भी चीज़ें हो। ऑल राइट, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जो आपका 100 मार्क्स का एग्जाम है उसमें क्वेश्चन ठीक करने के 1 मार्क मिलते हैं, करेक्ट? और क्वेश्चन गलत करने के 0.25 मार्क्स कट जाती हैं। बट आई एम नॉट श्योर फॉर सीए में, आई विल कंफर्म इट टू यू। सीए में नेगेटिव मार्किंग नहीं, बट इसमें है नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट कि एक सीए में स्टूडेंट भी आ रहा है इसलिए। ठीक है, आई विल डू द होमवर्क एंड टेल यू एवरीथिंग। अब आप ये समझिए, 1 मार्क्स मिलते हैं और 0.25 जाते हैं। आप इसका मतलब समझ रहे हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं? क्या आप कुछ बता सकते हैं वो आपका क्या टेस्ट करना चाह रहे हैं इससे? वेरी वेरी राइट, एक्यूरेसी, योर कॉन्फिडेंस अबाउट द थिंग्स दैट यू हैव लर्न। आपने क्या चीजें सीखी हैं, कितना कॉन्फिडेंस है भाई? कॉन्फिडेंस है तो करो ना, नहीं है तो कर क्यों रहे हो, तुक्के मारने आए हो? गैस करने आया, जमाते ही करना है, कर लिया पीछे तक, सीमा मत करो, ये कहना चाहते। तो बेटा कुछ बच्चों के 100% मार्क्स भी आते हैं एमसीक्यू सब्जेक्ट टॉपिक्स, दैट मीन्स उनकी एक्यूरेसी 100%। 100% नहीं तो 99% मान लो। एक तो भगवान का भी हाथ होता है थोड़ा बहुत एक आध मार्क्स पे, भगवान का हाथ होना बहुत जरूरी है। तो आपको जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे बहुत कॉन्फिडेंस से करना है, वरना आपका 0.25 मार्क्स जा सकता है, एंड दैट कैन मेक अ प्रॉब्लम फॉर यू। क्योंकि किसी को मैथ्स नहीं पसंद हो, गलती से भी वो 40 अगर ठीक कराते हैं ना, और वो 4 गलत कराया, 40 ठीक करने के बाद 4 गलत कराया, तो उसके 40 से नीचे चले जाएंगे और पासिंग मार्क्स नहीं बन पाएंगे। समझ रहे हो? डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस लाना है, प्रैक्टिस करें। करेक्ट, चलो जस्ट
जैसे कि मैंने कहा, हम आईसीआई स्टडी मैट को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देने वाले हैं अपने जो भी हम पढ़ेंगे उन चीज़ों में। तो दिस इज द स्टडी मैट दैट आई ओपन फॉर योर फर्स्ट चैप्टर, अगर आपको सामने दिख रहा हो, ठीक है। दिस चैप्टर इज रेशियो एंड प्रपोर्शन, इंडाइसिस, लॉगरिथम। इफ यू कैन आइडेंटिफाई, इस पहला जो टॉपिक है, पहला चैप्टर है, इसमें भी 4 सब टॉपिक्स है, विच इज रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसिस एंड लॉगरिथम। करेक्ट? ओके। तो हम क्या करेंगे आज, हमारा सबसे पहली चीज है, हम रेशियो से स्टार्ट करेंगे। यू कैन राइट रेशियो इन योर नोट, आप लिखो रेशियो। सबसे पहला टॉपिक, और उस रेशियो से ऊपर थोड़ा लिख लेना, रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसिस एंड लॉगरिथम, जो आपका पहला चैप्टर का एक्चुअली नेम है। लिखिए आपने। अक्षय, आई होप आपको सब समझ आ रहा है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लिख के चैट पे बोल सकते हैं, अगर नहीं है तो प्लीज मुझे चैट पे एक बार थम्स अप दीजिए। ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर थम्स अप। तब तक आगे बढ़ते हैं। रेशियो, एनीवन कैन टेल व्हाट रेशियो इज? एनीवन? तुक्का मारो। दो नंबर्स को डिवाइड करके जो रिजल्ट बनता है, दो नंबर्स को डिवाइड, वेरी क्लोज। बस इसमें टेक्निकली ऐड कर देंगे कुछ चीजें, इसी लाइन में आपने जो बोला टेक्निकली ऐड कर देंगे कुछ चीजें। और कोई रेशियो का मतलब? दो नंबर्स का कंपैरिजन, उन्होंने भी वही बोला, उन्होंने कहा डिवाइड करना, आपने बोला कंपैरिजन। बहुत बढ़िया, बस थोड़ा सा दोनों को कंबाइन कर दो। आप और कोई कुछ बता, क्योंकि टेंथ में रेशियो पढ़ा होगा, आई बिलीव सबने रेशियो पढ़ा होगा, पढ़ा था टेंथ में रेशियो। अब कैसे पढ़ा था और अब कैसे पढ़ोगे, थोड़ा सा फर्क देखना उस चीज में, देन यू विल रियलाइज कि हम क्या कर रहे हैं। ओके, और कोई? अच्छा, मैं एक डेफिनेशन बोल रहा हूँ, आप इस उसको लिखिए पहले। लिखिए, रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ, रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज स्लैश मैग्नीट्यूड्स। रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज स्लैश मैग्नीट्यूड्स, ब्रैकेट में लिखिए, ऑफ सेम यूनिट्स, ब्रैकेट में लिखिए ऑफ सेम यूनिट्स, ब्रैकेट क्लोज, बाय वे ऑफ डिवीजन, बाय वे ऑफ डिवीजन। और नीचे लिखिए ए डिवाइड बाय बी। जैसा कि उसने बोला था, हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं, जैसा कि यश ने बोला दो चीजों को डिवाइड करते हैं, मैंने बोला था कंबाइन कर दूंगा दोनों चीजें। रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ सेम यूनिट्स बाय वे ऑफ डिवीजन। क्या है ना, रेशियो ऐसा सब्जेक्ट है ना, हम बचपन से यूज करते आ रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं है। बचपन से छोटे थे, दिमाग भी नहीं था, 3 साल के थे तो भी। आप सबके सिबलिंग्स हैं? आई होप, आई बिलीव सिबलिंग्स हैं, आप ब्लेस्ड हो। नहीं हो तो भी ब्लेस्ड हो, अकेले भी मजे आते हैं बहुत लाइफ के। सिबलिंग्स हैं, ब्लेस्ड हो। सिबलिंग के साथ कभी चॉकलेट शेयर करिए, इफ यू आर गेटिंग माई एग्जाम्पल। भाई मैं तो ऐसा था, आधी से थोड़ी सी ज्यादा ले लूंगा लेकिन आधी से ज्यादा तेरे को नहीं दूंगा अपनी बहन के साथ, ऐसे करते थे। बहुत लोगों ने करा होगा, आई बिलीव। लेमन एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसके बाद बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दूंगा, फाइनेंस रिलेटेड भी दूंगा, बट थोड़ा सा समझिएगा, रिलेट करूंगा चीजों को। अगर मान लीजिए एक आपकी 5 स्टार चॉकलेट है, वो 10 सेंटीमीटर की है, और मैं बिल्कुल आधा डिवाइड कर देता हूँ, इसमें आधा नहीं हो रहा, वैसे मान लीजिए आधा डिवाइड कर दिया, तो 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर बचता है। करेक्ट? अब मुझे ये है कि भाई मुझे कंपेयर करना है, मेरे को मेरी बहन को मेरे से ज्यादा तो नहीं मिली,
मेरी बहन को चॉकलेट मेरे से ज़्यादा तो नहीं, मुझे कितना मिला 5 सेंटीमीटर, मेरे को उससे कंपेयर करना है। रेशियो की डेफिनेशन क्या लिखी हमने? रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ टू मैग्नीट्यूड्स और क्वांटिटीज ऑफ सेम यूनिट्स बाय वे ऑफ डिवीजन। मेरा अगर 5 सेंटीमीटर है, उसको मैं जो मेरा बहन का पार्ट है उससे डिवाइड कर दूं, तो क्या मैं कंपेयर कर सकता हूँ? अगर मेरी बहन को 5 सेंटीमीटर की ही चॉकलेट मिली है, मैंने डिवाइड कर दिया, तो अगर इफ यू नो डिवाइड कर दिया, 5 से 5 काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/1। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड 1:1। अगर आपको समझ आया तो हमने क्या किया, आधा करने पे हमने क्या किया, 1:1 में चॉकलेट को डिवाइड कर दिया। तेरा भी एक मेरा भी एक, 5-5 कह रहे हैं, तेरा भी एक मेरा भी एक। अब इसके दो एस्पेक्ट से देखने को, जैसे मैं देखता हूँ, अब मेरी तो 1:1 है, अगर मैं पूरी चॉकलेट से कंपेयर करूं तो मेरा पार्ट कितना बना, विच इज 5/10, विच इज 1/2। आई नो कुछ बच्चों को लग रहा होगा हमें सर ये तो हमें ये सब पता ही है, मैथ्स में कुछ बच्चों की ग्रिप अच्छी होती है, 5/10 1/2 ये आप मुझे बता रहे हो, पर इसी से बेस से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, प्लीज बोर मत होना। तो दो एस्पेक्ट है, 1:1 इज कंपेरिजन, 1/2 भाई टोटल में से मेरे पास कितना हिस्सा आया, टोटल में से मेरे पास कितना हिस्सा आया, दैट इज 1/2। करेक्ट? ये सब चीजें आपको समझ आई? अभी आपको समझ आ गया? आप अभी एग्जाम्पल लिख सकते हो, लेना लिखना चाहो जिसकी मर्जी है वो लिख सकता है। अब आपको ये एग्जाम्पल समझ आ गया सर, रेशियो कंपैरिजन है टू क्वांटिटीज का बाय वे ऑफ डिवीजन, आपने हमें करके दिखा दिया। क्योंकि जो आईसीए में जो डेफिनेशन है वो तो लिखवा दी, लेकिन मुझे मजा नहीं आता, डेफिनेशन लिखवा के आगे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर सकते हो, वो दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन तो समझ आ जाएगा। लेकिन यहाँ से बेस बनाओगे ना, जो दूसरी चीज मैं बताने चाह रहा हूँ, मैंने आपको पैकेट में एक चीज लिखवाई थी, ऑफ सेम यूनिट्स। करेक्ट? अगर मैं एक एग्जांपल लूं, देयर इज बॉय ए ऑफ 60 kgs एंड बॉय बी ऑफ 90,000 ग्राम्स। अब जल्दी से मेरे को इनकी रेशियो निकाल के बता दीजिए, आप मुझे सारे इनकी रेशियो निकाल के बता दीजिए। अवनीत बेटा निकालो रेशियो, निकाल ली? सबने निकाल ली? ओके, अवनीत रेशियो इज 2:3, तारिणी 2:3, यस बेटा तरुण 2:3, सब कुछ 90,000 लिखा है मैंने और 60 लिखा है। मैंने 90,000 बोला था, सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, आई एम सॉरी, मैंने बोला लेकिन 90,000। करेक्ट? आई एम सॉरी फॉर माई हैंड। ठीक है? अब आपको एक बात समझ आ गई इस चीज से? क्या समझ आया तारिणी, क्या समझ आया इस एग्जाम्पल से? कि यूनिट सेम होनी चाहिए, आप कभी भी कंपेयर करोगे तो यूनिट सेम होनी चाहिए, अदरवाइज इट कैन गिव यू ब्लंडर्स। अगर मैं 60 को 90,000 से डिवाइड कर दूंगा ना, 2:3000 पहुंच जाएगा भाई, 2:3000 इज अ ब्लंडर। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? आप इसका अलग मीनिंग समझिए, अगर मैं 60/90 2:3 बोल रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं जो बॉय ए है, जो बॉय ए है उसका वेट है 2/3 ऑफ बॉय बी। समझ आया? जो बॉय ए है उसका वेट है 2/3 ऑफ बॉय बी। करेक्ट? फिर क्या बोलूंगा मैं? 2/3000। अगर मैं 90,000 यूनिट्स ग्राम में लिख लूँ और उसको किलो में लिख लूँ, तो दैट इज अ वेरी बिग ब्लंडर। कभी भी रेशियो का क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा यूनिट चेक करनी है। अब क्या है कि अभी मैंने बहुत आराम आराम से आपको बताया ये 60 kg है, 90,000 ग्राम है। एग्जाम में क्या होता है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन आ गया, ये तो सब कर लेंगे भाई, वो मीटर सेंटीमीटर देखना भूल जाते हैं, क्योंकि वो 500 मीटर लिख देते हैं, 600 सेंटीमीटर लिख देते हैं। भाई 500 600 इतना आसान सा लगता है ना, तो 5:6 मार्क करके आ जाए। ट्रस्ट मी, आई एम नॉट सेइंग आप डम है या कोई भी, बट वो जो घड़ी का प्रेशर होता है ना, मैंने बताया ना 1.2 मिनट्स होते हैं क्वेश्चन करने के, और जब इतना आसान सा क्वेश्चन मिल जाए, मन करता है 0.12 मिनट में करके इसको आगे बढ़ो। वो 0.12 मिनट में -0.25 करके आगे बढ़ जाते हैं, दिक्कतें और। ठीक है? तो यूनिट्स सेम होनी चाहिए सबसे पहले। ओके, अब आप देख रहे हो मैंने लिखा A/B। ए होता है ऊपर का नंबर, बी के नीचे, मतलब ए और बी को हम कंपेयर कर रहे हैं, 60 और 90 को जैसे कंपेयर कर रहे थे, तो उसमें ये हो गया 60, बी हो गया 90। करेक्ट? ओके,
अब ए जो है ना, इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, लिख लीजिए। ICAI कभी मजे मजे में थ्योरी क्वेश्चन भी पूछता है, लिख लो बेटा, जिसको लग रहा है कि मैं क्यों लिखवा रहा हूँ। और इन्हीं टर्म्स को, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट टर्म्स को यूज करके क्वेश्चन बना देता है, फिर तब समझ नहीं आता ये क्या कर दिया हमने। प्रैक्टिकली तो सब आता है। समझ आ गया? अब बेटा कुछ लोग बोलते हैं सर मैं 2:3 बोल रहा हूँ, मैं 3:2 भी तो बोल ही सकता हूँ, क्या गलत? 2:3 बोल रहा हूँ, 3:2 भी बोल। अब गलत है ये आपको भी समझ आ रहा होगा कैसे गलत। अगर हम ये 60 और 90 वाला एग्जाम्पल लें, अगर मैं 2:3 बोल रहा हूँ तो मैं 60 के परस्पेक्टिव से बोल रहा हूँ कि जो 60 बॉय ए का वेट है वो 2/3 ऑफ 90 है बॉय बी का वेट, करेक्ट। लेकिन मैं अगर 3/2 बोलता हूँ तो वो 1.5 बनता है, 3/2 मान। लेकिन ये पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा मुझे, मैं 60 के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ नहीं बोल सकता, मुझे 90 के पर्सपेक्टिव से ये बोलनी, मुझे बॉय बी के पर्सपेक्टिव से ये बोलना है कि भाई 90/60 मतलब 90 इज 1.5 टाइम्स ऑफ 60, बॉय बी वेज 1.5 टाइम्स व्हाट बॉय ए वेज। करेक्ट, मेरी बात समझ आ रही है? ये तो बहुत हो गया लेवन एग्जाम्पल। ठीक है सर, वेट की तो बात हो रही है, इसमें कौन सा बहुत बड़ा फर्क पड़ गया, 2/3 सब समझ जाएंगे। बट क्या होता है ना, फाइनेंस इंडस्ट्री जैसे मैंने आपको कहा बहुत ही प्यारी इंडस्ट्री है, और हर एक इंडस्ट्री में ना कुछ स्टैंडर्डाइज चीजें होती हैं, स्टैंडर्डाइज चीजें होती हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ गुड एग्जांपल व्हाई A by B इज नॉट इक्वल टू B by A एनी टाइम इन योर फ्यूचर और प्रेजेंट और पास्ट। आपने बोनस इशू पढ़ा है सबने? बोनस इशू सुना है? बोनस इशू 12th में अकाउंट्स में, बोनस इशू 11th-12th में अकाउंट्स में नहीं पढ़ा? आई जस्ट टेल यू ब्रीफ यू, अभी आप पढ़ोगे फाउंडेशन में। बोनस इश्यू होता है, एक कंपनी का शेयर होता है, ये तो पता होगा सबको, मार्केट्स के बारे में शेयर होते हैं। बोनस इश्यू होता है जब कंपनी, जो हमारे ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं, जिनके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं, उनको कुछ बोनस दे दे, खुश हो गए भाई, हमारे प्रॉफिट्स इतनी बढ़े, लो बोनस में लो शेयर, उसको कहते हैं बोनस इश्यू। करेक्ट? या बहुत अच्छे से पढ़ोगे अभी अकाउंट्स में, अभी अमित सर आपको पढ़ाएंगे, अकाउंट्स में भी पढ़ोगे, लॉ में भी पढ़ोगे, काफी जगह ये चीज पढ़ोगे। अगर अब मैं बोलता हूँ, लिखिएगा, एग्जाम्पल में लिखिएगा, ITC लिमिटेड हैज इशूड और नहीं हैज डिक्लेयर्ड, ITC लिमिटेड हैज डिक्लेयर्ड अ बोनस इशू ऑफ 1:3, हैज डिक्लेयर्ड अ बोनस इशू ऑफ 1:3, बस इतना लिख लीजिए। सर अभी तक तो वेट की बात हो रही थी, 60-90 क्या फर्क पड़ता है, समझ ही जाएंगे। अगर मैं इस 1:3 को बोनस डिक्लेयर को 3:1 बोल अगर लिखवा दूं और बोल दूं कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स में, अकाउंट्स में, बवाल खड़ा हो जाएगा, ट्रस्ट में बवाल खड़ा हो जाएगा। अगर आप समझना चाहो अब रेशियो कैसे काम आती है रियल लाइफ में, क्या चीजें होती हैं। सर जब मैं बोल रहा हूँ ना बोनस इशू 1:3, योर अकाउंट्स टीचर विल टेल व्हाट इज दिस, बट टू गिव यू एन आइडिया आई एम सेइंग ITC लिमिटेड विल गिव 1 bonus share for every 3 shares held by a shareholder। समझो, जिस शेयर होल्डर के पास 3 शेयर हैं उसको 1 बोनस शेयर हम देंगे। ठीक है? ITC लिमिटेड का शेयर अगर आप मान लो इस वक्त 400 रुपए का चल रहा है, एनीवन हु नो स्टॉक मार्केट या उससे थोड़ा सा रिलेटेड है, आसपास ही है, अगर आप 400 रुपए मान लो का चल रहा है, तो वो क्या सोचेगा, मेरे पास 1200 रुपए के शेयर हैं और मुझे कितने का, 400 रुपए का शेयर और मिलेगा। करेक्ट? मेरे बन गए 1600 रुपए। खुश? मतलब इसके पीछे क्या मैच होती है, क्या वर्किंग होती है, क्या शेयर का प्राइस चेंज होता है, ये आपकी बात की बात है, ये मेरा टॉपिक नहीं है। तो आप SFM पढ़ोगे तो आप समझो। बट ये समझेगा उसका क्या हुआ, 1200 रुपए से मेरे 1600 रुपए हो जाएंगे भाई, मेरे 3 शेयर थे 4 हो जाएंगे। अगर यही मैं लिख दूं 1:3 की जगह 3:1, तो उसको क्या इंप्रेशन जाएगा। दैट मीन्स ITC लिमिटेड इज गिविंग
3 बोनस शेयर्स फॉर एवरी 1 शेयर हेल्ड। भाई साहब बल्ले बल्ले, लिटरली बल्ले बल्ले। भाई मेरे पास जो 3 शेयर हैं, कितने के, 1200 रुपए के, और मुझे 9 शेयर्स मिलेंगे। कितने हो गए 9 शेयर्स? 400 रुपए का एक शेयर है, 9 शेयर कितने हो गए? 3600। भाई साहब मुझे 3600 का बोनस मिलेगा। अगर एक बंदे ने, जिसने भी अकाउंट्स बनाए, अकाउंट्स के पेपर बनाए, या उनके ऑडिट की रिपोर्ट बनाई, या प्रोस्पेक्टस बनाया, या बोनस इशू, उसने लिख दिया भाई सी है लेकिन मैंने तो ढंग से पढ़ा नहीं था रेशियो होता क्या है, मैंने ए बाई बी बाई में फर्क क्या होता है, उसने लिख दिया 3:1। भाई साहब ये तो मैं सिर्फ 3 शेयर वालों की कहानी बता रहा हूँ, लोग 3000 शेयर भी लेके रखते हैं, याद रखना। और तुम उसको दे दो, उसके बाद 1200 रुपये उसको दे दो, कितने एक्चुअली में कितने मिलने चाहिए? 1:3 करेंगे जब हम, एक्चुअली में उसको तारे नहीं बेटा, कितने मिलने चाहिए? 1:3 की रेशियो है, उसके पास 3 शेयर हैं, तो उसको कितने मिलने चाहिए एक्चुअली में? सॉरी नहीं, शेयर कितने मिलने चाहिए? 400 इज रुपीज। शेयर कितने मिलने चाहिए? 3 शेयर है, 1:3 का बोनस इशू है, मतलब 1 शेयर मिलना चाहिए, करेक्ट? 1 शेयर मिलना चाहिए। तो अब उसको 1 शेयर मिलेगा, मतलब 400 रुपये दे दोगे तुम बोनस में। तुमने लिख दिया 3:1, लेकिन तुमने दे दिया 400 रुपये। वो एक्सपेक्ट कर रहा था 3600 रुपये। सर गेट तोड़ देगा आईटीसी का, क्योंकि मैं 3600 रुपये बहुत छोटा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। इंटू 1000 कर लेना इसको, उसका नुकसान देख लो कितना बड़ा है। जब इंटू 1000 करोगे ना, कितना हो गया? 3600 को इंटू 1000 करो जरा, 36 लाख रुपीज। उसके बदले कितने हमने लिए? 400 को इंटू 1000 करोगे तो 4 लाख। 4 लाख। भाई 36 लाख के बदले तुम 4 लाख रुपए दे रहे हो, भाई मैं भी मारने चला जाऊंगा। भाई पागल समझ रखा है क्या? मैंने तो इसलिए लिया था शेयर, ये बोनस इशू आने वाला है, मुझे इनसाइड इन्फॉर्मेशन मिली थी उसमें। मेरे को किसी ने इनसाइड इन्फॉर्मेशन दे दी, किसी ने मेरे को पेपर दिखा दिया, ये लो भाई ऑडिट रिपोर्ट या जो भी रिपोर्ट, ये 3:1 का शेयर दे रहे। मैं तो लड़ने चले जाऊंगा, तूने मेरे को गलत रिपोर्ट दिखाई थी क्या? या फिर तुम पागल हो गए हो? 3:1 का क्या 1:3 दे रहे हो? सर दीज थिंग्स कैन क्रिएट ब्लंडर्स इन लाइफ, दैट्स व्हाई ए बाई बी इज नेवर इक्वल टू बी बाई। समझ आया? चॉकलेट एग्जाम्पल अगर ले लोगे ना, उसमें भी लगा दोगे, उसमें भी आपको समझ आ जाएगी चीज़ें। ए बाई बी बाई क्यों नहीं होता? 5 सेंटीमीटर तो इक्वल हो गया भाई, इक्वल था। वन ऑफ द स्पेशल केस था जहाँ पे ए बाई बी बाई इक्वल है। अगर मैं 1:1 लिखूँ तो भाई इक्वल ही रहेगा वो, लेकिन 1:1 से हटा दो, 1:2 कर दोगे तो 2:1 है, अलग चीज़ें अलग हो जाती है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे क्लास में, डोंट फील पेस स्लो है, थोड़ा सा पेस बना रहा हूँ, पेस पकड़ेंगे आराम से, ठीक है? ये सबने एग्जाम्पल लिख लिया। एनीवन वांट्स टू राइट? मैं दोबारा डिक्टेट भी कर दूंगा। बोनस इशू 1:3 का था बेटा, लिख लो। आईटीसी का शेयर था 400 रुपये का एक शेयर था, तो उसको, उसके पास 3 शेयर थे तो 1200 रुपये के हो गए। यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज, ठीक है? तो उसको मिलने चाहिए था 1 शेयर विच इज 400 रुपये 1:3 के हिसाब से, लेकिन हमने लिख दिया 3:1 अपने अकाउंट रिपोर्ट में, तो उसने एक्सपेक्ट करे 9 शेयर 3600 रुपये के, लेकिन मिला उसको सिर्फ 400 रुपये। ठीक है, यू कैन राइट, इफ एनी वन कैन नॉट राइट आई कैन डिक्टेट। सारी ने बेटा लिख लिया ना? अवनीत लिख लिया? कोई दिक्कत तो नहीं? पता है यू गाइस शुड बी वेरी हैप्पी, क्लास की स्ट्रेंथ बहुत कम है, या फिर आज और बच्चे कम आए हैं। जितनी कम होगी ना उतना मजा आएगा आपको, उतने डाउट्स आपके बहुत आसानी से और इंटरेक्शन के साथ क्लियर होंगे। एज अ टीचर मुझे लग सकता है यार बच्चे कम है, अपनी कमाई कम है, बट मैं तो खुश होता था जितने बच्चे कम हो। मेरा सीपीटी, आपके टाइम पे सीपीटी का बैच होता था फाउंडेशन, सिर्फ 15-16 बच्चे थे, बट एक दूसरे ने जिम्मेदारी ले ली थी, भाई मैं पास होऊंगा तो तू भी होगा। 15 बच्चे थे, हमारी परसेंटेज अगर एक्यूरेसी निकालूं, हमारे 13 बच्चे पास हुए थे उसमें, क्योंकि एक दूसरे को हमने सपोर्ट कर दिया था। जो अकाउंट्स में अच्छा है वो अकाउंट्स करेगा, जो मैथ्स में अच्छा है वो मैथ्स कराएगा। अपना इंट्रोडक्शन दूंगा क्लास के 10-15 मिनट्स में, तो आपको बताऊंगा, वो पूरी स्टोरी बताऊंगा अपनी, ठीक है? ए बाई बी ये समझ आया, रेशियो क्या होता है? ठीक। हाँ जी, करेक्ट, लिखो बेटा। देखो पूरा एग्जाम्पल इंग्लिश में डिसाइड करूँ कि आपको समझा दूँ? चल, ओके। तो गलती से 3:1 की रेशियो अकाउंट्स में रिपोर्ट में लिख दिया हमने, ठीक है? 1:3 की जगह
दैट मीन्स कि वो आप एक्सपेक्ट करेगा कि जो भी मैंने एक शेयर है उसके बदले मुझे 3 बोनस शेयर मिलेंगे। मेरे पास ऑलरेडी 3 शेयर है तो मेरे को कितने मिलेंगे? 3 इंटू 3। कितने एक्सपेक्ट करूंगा? 9। बट एक्चुअली कितने मिलेंगे? 3 शेयर हैं तो एक्चुअली 1:3 की रेशियो है, 1 मिलेगा। करेक्ट। अब समझ आया? मैं कितने एक्सपेक्ट कर रहा था? 9। 9 कितने हो गए? 3600 रुपए के। मिला कर को मेरे को कितना? 1। कितने? 400 रुपये। 3200 रुपये का नुकसान मेरा। समझ आ गई ये चीज? ये याद रखोगे ना, हमेशा याद रहेंगी चीजें। शायद क्वेश्चन में कुछ काम ना आए, शायद क्वेश्चन में कुछ काम ना आए, लेकिन लाइफ में बहुत चीजें काम आएंगी। ठीक है, ओके। अब हम रेशियो से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ेंगे। जैसे मैंने a बाई बी एक रेशियो लिखा ना, मैं c बाई डी भी एक रेशियो लिख सकता हूँ। क्या फर्क पड़ता है? ए की कोई वैल्यू, बी की कोई वैल्यू, सी की वैल्यू, डी की। अब हम पढ़ेंगे कंपाउंडिंग ऑफ रेशियोज। भाई जब भी कंपाउंडिंग वर्ड सुनो ना, दिमाग में ना मल्टीप्लाई का साइन आ जाना चाहिए, मतलब कुछ बढ़ रहा है, कुछ गुना हो रहा है, हमेशा ये सोचना। तो हम 2 रेशियोज को कैसे कंपाउंड करते हैं? अगर a बाई बी और c बाई डी 2 रेशियो हैं तो इनको अगर हम कंपाउंड करेंगे तो वो होगा a बाई बी इंटू सी बाई डी। बस दिस इज जस्ट अ स्मॉल कॉन्सेप्ट कि कंपाउंड कैसे करते हैं। आप इसको लिख लीजिए प्लीज, कंपाउंडिंग ऑफ 2 रेशियो। यस, हाँ प्लीज मानिए, पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसे लेना है तो आकर किसी को वॉशरूम जाना है, फील फ्री, कोई दिक्कत। सबको समझ आ रहा है यार? कुछ वैल्यू एडिशन लग रहा है, कुछ नया या कुछ अलग से देखने को मिल रहा है? क्योंकि यार अभी ये सिर्फ मैथ्स के पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें लाइफ के पर्सपेक्टिव में भी जो मैंने आज तक सीखी हैं, लर्न करी हैं, वो बताऊंगा। आई एम नॉट ग्रेटेस्ट पर्सन, बट क्या होता है ना, 2 लोग होते हैं, एक तो अपनी गलतियों से लर्न करते हैं, एक दूसरों की से कर लेते हैं। तो जो दूसरों की से कर लेते हैं ना, बहुत बड़े नुकसान से बच जाते हैं। आई टेल यू मेरा नुकसान क्या था। आपको लगा सर आपकी लाइफ झकास सी है, मैं आपको बताऊंगा तो आपका ये सब अकेडमिक वर्ड, सर आपका क्या नुकसान हुआ होगा, फिर एक स्टेप पीछे ले जाऊंगा ना, आपको कहोगे सर नुकसान हो गया आपका। तो मैंने शायद अपनी गलतियों से सीखा, आप मेरी गलतियों से सीख लो, जो मैं आपको चीज़ बताता हूँ, आपको बहुत काम आएंगी। ठीक है, कंपाउंडिंग लिख लिया सबने, पानी पी लिया, कोई दिक्कत नहीं, किसी और को पीना है तो वो पी सकते। ठीक है, अब ना मैं आप रेशियो की इक्वालिटी और इनइक्वालिटी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। अगर आप इक्वालिटी अगर वर्ड देखेंगे तो आपके मन में क्या आता है? अगर मैं इक्वालिटी वर्ड लिखता हूं तो आपके मन में क्या आता है? इक्वल, इक्वल साइन आता है। अगर मैं रेशियो की इक्वालिटी बोलना चाहता हूं ना, तो मैं बोल दूंगा a बाई बी इक्वल टू 1। इसका मतलब बता सकता है कोई? वेरी इजी यार, a इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी। मतलब ये कुछ कुछ टर्म्स हैं जो आपको आगे क्वेश्चन करने में हेल्प करेंगे, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अगर मैं इनइक्वालिटी लिखता हूं, इसका मतलब कोई बता सकता है? हाँ, आपने क्या बोला? ग्रेटर और लेसर, आपने क्या बोला? सेम। नहीं, वो इक्वल आ गया, इनइक्वालिटी। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, इनइक्वालिटी से मैं जैसे समझता हूँ, इनइक्वालिटी मतलब इक्वल तो नहीं है भाई। अच्छा मान लो, आपको थोड़ा सा बेटर एग्जांपल है, मैं आपको सीधा ऐसे बताता हूँ, क्योंकि अपने अपने पर्सपेक्टिव होते हैं, कोई इनइक्वालिटी को इक्वल भी बोल देता है। क्या है ना, लाइफ में लोगों को अलग अलग टर्म्स देने की वो होती है, इच्छा होती है, तो बहुत सारे लोग इस चीज़ों को टर्म्स दे चुके हैं। अगर मैं आपको ऐसे बढ़ाऊँ ना, ग्रेटर इनइक्वालिटी बताऊँ, व्हाट इज ग्रेटर इनइक्वालिटी, यहाँ से पढ़ते हैं, जो कि आईसीए में भी दिया है, साफ साफ दिया है। उन्होंने सीधा ग्रेटर इनइक्वालिटी से स्टार्ट किया। ग्रेटर इनइक्वालिटी क्या हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ। व्हेन a बाई बी इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब a इज ग्रेटर देन b। करेक्ट, लिख लो बेटा,
ये इंपॉर्टेंट है, ग्रेटर इनइक्वालिटी याद रखना है ये चीज। क्वेश्चन में कुछ दे देंगे, ये टर्म याद नहीं आएगा, लिख ले बेटा। साथ में लेसर इनइक्वालिटी भी लिख लीजिएगा, विच इज ए इज लेस देन बी। करेक्ट। लेसर इनइक्वालिटी भी समझ आ गया। कुछ नहीं है, छोटे छोटे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, उसमें आपको यूज करने को आ जाएगा। अगर ये वर्ड पता होंगे, 1 मार्क आपका 2 सेकंड्स का है, 1.2 मिनट छोड़ दो, 2 सेकंड में आंसर मार्क करोगे, आगे बढ़ जाओगे। ठीक है। और ये डेफिनेटली 100 मार्क्स में से ना 10-15 मार्क्स की थ्योरी ऐसी आ जाती है, पूरे 100 मार्क्स के पेपर में 10-12 मार्क्स क्वेश्चन ऐसे है, आप वहाँ पे 10-12 मिनट बचा सकते हो, सिर्फ ये टर्म्स याद हो। या फिर 10-12 बार दुख होगा यार, टर्म याद नहीं, उस दुख से और क्वेश्चन खराब करो। ठीक है। ये टर्म्स कैसे याद करवानी है, कैसे याद रखनी है, वो मेरी जिम्मेदारी है। बट आप पेशेंस रखो कि सर कुछ प्रैक्टिकल कराओ, हाँ मैं कराऊंगा, बट ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, जैसे रेशियो है वैसे होता है टाइप्स ऑफ रेशियो। लिखिएगा टाइप्स ऑफ रेशियो। एंड उसमें है फर्स्ट डुप्लीकेट रेशियो, लिखिएगा। डुप्लीकेट से क्या समझ आता है आपको? कॉपी, एग्जैक्ट सेम। मुझे रेशियो के टर्म्स में जब मैं डुप्लीकेट पढ़ता हूँ तो मैं उसको ऐसे समझता हूँ कुछ दुगना हो रहा है, या तो रेशियो दुगनी हो रही है या उसकी पावर दुगनी हो रही है। करेक्ट। अब मैं आपको बताऊं डुप्लीकेट रेशियो क्या होती है। व्हेन वन रेशियो इज कंपाउंडेड टू इटसेल्फ। अब बताओ कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग क्या था? अभी ऊपर मैंने आपको पढ़ाया, क्यों पढ़ाया कंपाउंडिंग। अब ये ए बाय बी है, इसको मैं इसी रेशियो से कंपाउंड कर दूं। करेक्ट। व्हेन अ रेशियो इज कंपाउंडेड टू इटसेल्फ, दैट इज अ डुप्लीकेट रेशियो, विच इज ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, किसी एग्जामिनर का मन अच्छा हुआ ना, डुप्लीकेट रेशियो क्या है इस रेशियो, डायरेक्ट क्वेश्चन, मन मतलब। हाँ जी, कैसे हो रहा है बेटा? अब मैंने बोला था या तो रेशियो दुगनी हो रही है या पावर दुगनी हो रही है। अब आप रेशियो की पावर देखो, अगर मैं इसको समझो, अगर मैं इसको ए बाई बी का होल स्क्वायर लिख दूं तो रेशियो की पावर हो गई दुगनी। करेक्ट। अब अलग अलग पर्सपेक्टिव में अपना पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको जैसे याद रखना है वैसे याद रख सकते हो। दिस मेक्स इट इजी आई बिलीव। ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये आप बताना क्या हो सकता है। सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो लिखते जाना भाई साथ साथ। हाँ जी तरुण, क्या लगता है सब डुप्लीकेट रेशियो? यार सब ना, अगर आप देखोगे सब वे ये सब टर्म जो डिवाइड होती हैं, जहाँ से डिराइव होकर आ रही है, सब सबका ना, अगर मैं अपना जो मतलब समझता हूँ कुछ आधा हो रहा है। हम कहते हैं ना सब डिवाइड कर दो इस चीज़ को, अगर आपने सुना होगा इस चीज़ को सब डिवाइड कर दो, तो कुछ चीज़ें बट रही हैं, कट रही हैं, डिवाइड हो रही हैं। ऊपर क्या हो रहा था, पावर डबल हो रही थी, सब का मतलब आधा कर दो, क्या हो गया पावर। सब डुप्लीकेट, डुप्लीकेट इज टू, सब इज आधा हो रहा है कुछ, डुप्लीकेट इज टू, तो मैं इसको लिखूंगा ए बाई बी की पावर। कोई मुझे ये बता सकता है सब डुप्लीकेट रेशियो का डुप्लीकेट क्या होगा? करेक्ट। कैन यू सी द रिलेशन विच इज बीइंग डराइव, सब डुप्लीकेट से डुप्लीकेट फिर आगे जो बढ़ रहा है।
इतनी सी चीज़ है, इसको आप कनेक्ट कर पा रहे हो, वो आपको समझ आएगा। अब मैं बोलता हूँ थर्ड, ट्रिप्लीकेट रेशियो, आप आराम से खुद बता दो, जस्ट बिकॉज आपने ऊपर समझ लिया था तो आप आराम से बता पाए। यही मैं आपको ट्रिप्लीकेट पहले पूछता तो आप कंफ्यूज होते, एक बार बेस क्लियर हो जाएगा तो आप आगे चीजें। अब ये बता दो सब ट्रिप्लीकेट क्या होगा? क्या, सॉरी, 1/3, जिस ऊपर 1/2 हो रहा था, आप समझो, समझे? सब मतलब 1/1 है, ट्रिप्लीकेट मतलब 3 नंबर है, A/B 1/3, समझो मेरी बात। ये सिर्फ लर्न कराने का तरीका बता रहा हूँ, ICI में बस दिया है कि A/B की पावर 1/3 इज सब ट्रिप्लीकेट, बट समझ आया सब ट्रिप्लीकेट क्या होगा? A/B की पावर 1/3, करेक्ट, कुछ ओके। मैं ना एक सबसे ऊपर एक आपको रेशियो लिखवाना भूल गया, विच इज इनवर्स रेशियो, प्लीज लिखेगा, इनवर्स रेशियो। बताओ इनवर्स रेशियो क्या होगा? इनवर्स से क्या मतलब समझते हो आप? इनवर्स मतलब होता है उल्टा, A/B है तो उसका उल्टा क्या होगा? सेम चीज, मतलब आप लॉजिक से समझोगे तो कभी मतलब याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। इनवर्स रेशियो हो गया B/A। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कनेक्ट करो ITC का, क्यों 1:3 को 3:1 नहीं बोल सकते? अब उसको हम टेक्निकल टर्म्स में बोले, उसकी इनवर्स रेशियो, अगर आप कनेक्ट करो उसकी इनवर्स रेशियो, भाई रेशियो और इनवर्स रेशियो जब तक दोनों इक्वल नहीं हो, जब तक इक्वालिटी ना हो तब तक सेम नहीं है, समझ की बात? ऐसे समझोगे बहुत मजा आएगा। ऑल राइट, एक आध एग्जाम्पल करोगे, क्वेश्चन करोगे, एक्सरसाइज का दिखाऊँ आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर आगे भी बढ़ सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन 1 देखोगे, इनवर्स रेशियो ऑफ 11:15, एवरीवन विल एग्री 15:11। भाई दिन बहुत अच्छा है ना, पेपर बहुत आसान आया हुआ है, तो ये समझ लेने क्वेश्चन आ गया, वरना 1% ही एक्सपेक्ट करना है इस क्वेश्चन को फाउंडेशन के एग्जाम दिन। तो बहुत अच्छा दिन है, ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, और वो 100 में से एक ही क्वेश्चन होगा, ऐसा बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना आ जाएगा। बट ये जो डुप्लीकेट रेशियो ना और ये इनवर्स रेशियो, इनकी टर्म्स को कैसे आगे क्वेश्चंस में यूज करेंगे वो देखते हैं, ठीक है? ओके, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 3/4, A/B इज 3/4। अब उसमें बोला है कि उसका एंटीसीडेंट, मैंने क्या बताया एंटीसीडेंट क्या होता है? ऊपर वाला टर्म, तो 15 है, और उन्होंने बोला है द कॉन्सिक्वेंट इज, कॉन्सिक्वेंट नहीं बताया, एक्स, करेक्ट, जैसे कि आप सब लोग बच्चों ने गेस कर लिया, इट विल बी 20, करेक्ट, बहुत ईजी था। लेकिन यार तुम्हें ना एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट नहीं पता होता ना, तुम्हें पेपर में कंफ्यूज हो जाता, तुक्का मार लेते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन तुक्का इतना सा भी गलत करो ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे 3-4 सेंटेंस में बदल जाएगा, ये जो अभी एक एक सेंटेंस के क्वेश्चन है ना, ऐसी 3-4 चीजें दे देंगे, तो आप -0.25 कराओगे वहाँ पे +1 की जगह, बस इतनी सी बात समझेगा। अब 15/x इज इक्वल टू 3/4 है, मैं आपको पूरा करके बता रहा हूँ बस, 4 × 15/3 विल बी इक्वल टू x, एंड x अगर मैं काटूँ 3/5 इक्वल टू, थोड़ा सा बेसिक करके दिखा रहा हूँ, आगे से जिस अगर आप सबको समझ आता है तो हम इसको स्किप भी करेंगे इन चीज़ों में, ठीक है? अब नहीं समझ आता ना, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ आप पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन में दोनों कंबाइंड हो गए, अगर आप पढ़ोगे, द रेशियो ऑफ क्वांटिटीज is 5:7, if the consequent of its inverse ratio is 5, antecedent is, हाँ समझ आ रहा है? consequent is, the ratio of 1:5:7, inverse ratio of 7:5 का antecedent, डन, समझ आ गया?
ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 2:3, एक रेशियो है 2:3, देन आगे बढ़ो 9:4, 5:6 एंड 8:10। अब आप पढ़ो, ये 4 रेशियो दिए हमें, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ, कंपाउंड का मतलब हमने क्या सुना था, मल्टीप्लाई। 4 रेशियो दे दिए हमें, क्या करें, जैसे 2 रेशियो मल्टीप्लाई करी थी वैसे ही 4 रेशियो मल्टीप्लाई करेंगे। समझ आ रहा है ना ये चीज, करेक्ट। अब आंसर बता दो जल्दी से, सॉरी 1:1, सबका 1:1 हो गया, क्या आ रहा है, थोड़ी सी जल्दबाजी नहीं करनी, थोड़ा सा पेशेंस रख के करेंगे। यहीं पे वो 1.2 मिनट्स वाला वो जो खेल होता है ना, 12 सेकंड खराब कराए हम, बहुत इजी क्वेश्चन। आ गया 1:1 सबका, मैंने सॉल्व नहीं किया, आप पे बिलीव कर रहा हूँ, कर सकता हूँ ना इतना कैलकुलेशन में, ठीक है। चलो अगला आप बता दो, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4, कैसे बेटा, अग्नित बेटा समझ आ रहा है, 3:3/4, 3/4, 3/4 इंटू 3/4 डुप्लीकेट कर दिया, कंपाउंडिंग बाय इटसेल्फ। ओके, अब सेवेंथ सॉरी सिक्स्थ भी बता दो, सब सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 25:36, बहुत ईजी लग रहा है, मजा आ रहा है। ट्रिप्लीकेट रेशियो सेवेंथ भी बता दो, क्या 8:2/3 की ट्रिप्लीकेट, समझ आ रहा है सबको, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना, ओके। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद ये अच्छा क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन आप सारे, सॉरी 11 पहले ही पहुंचना मुझे थी, इसे तो मैंने मेरा, ओके। 9 क्वेश्चन होमवर्क लिख लो, होमवर्क क्या वैसे आप यहीं पे कर लोगे बैठे बैठे, कर लो, 9 क्वेश्चन करो। 8 क्वेश्चन हो चुका है, मैंने मान लिया 8 क्वेश्चन कर लिया आपने, आई वो मान सकता हूँ, मान सकता हूँ 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन हो गया आपका, क्या रहा है 1:4, बाकी सबका बेटा, क्योंकि हम पहले कर चुके हैं इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ ऐसी चीजें। इसके बाद बहुत प्यारा एग्जाम्पल कराना मैंने आपको एक्चुअली, जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है और फाइनेंस से रिलेटेड है, वो आपको रेशियो की बहुत अच्छी ग्रिप देगा, तो मैं आपको ये छोटी छोटी चीजें करा रहा हूँ। हाँ जी, 9 क्वेश्चन बता दो। अब देखो बेटा उसमें क्या लिखा हुआ है, रेशियो कंपाउंडेड ऑफ, कंपाउंड करना है, 2 3 4 चीजें हो सकती हैं, एक तो रेशियो उन्होंने दी थी 4:9, करेक्ट, एंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4, बेटा कंपाउंडिंग करनी है 4:9 की और डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। समझो, जब मैं 4/9 को कंपाउंड करूंगा, दो चीजें बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, जैसे आप कंफ्यूज हुए होगे, सर 3/4 को कंपाउंड करूं या डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3/4, कहना क्या चाह रहा है, वो यही कहना चाह रहा है, कंपाउंडेड ऑफ, ऑफ के बाद अगर आपको इंग्लिश का समझ, ऑफ के बाद हमें एंड ढूंढना जरूरी है, एंड या और ढूंढना जरूरी है हमें, अगर ऑफ आप समझते हो ऑफ का मतलब, तो उसमें लिखा है 4/9 और डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3/4, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3/4 कितना होगा, 4/9 इंटू 9/16, 9 से 9 कटा, 1 से 4 विच इज 1/4। समझ आया 1:4 कैसे आया, समझ आया यश, करेक्ट। अच्छा 10 क्वेश्चन होमवर्क लिख लो, चलो यहाँ मत 11 होमवर्क लिखो, ठीक है 11 तक होना, पहली जो हमारी रेशियोज की एक्सरसाइज है 11 क्वेश्चन कर चुके हैं, आधे क्वेश्चन हो गए रेशियोज के इस एक्सरसाइज के, आई एम नॉट सेइंग एडिशनल क्वेश्चन रहेंगे या कुछ, रेशियोज के आधे क्वेश्चन कर चुके हैं हम, सब टॉपिक का, एक टॉपिक का सब टॉपिक आधा कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, ओके। देखो किसी को जल्दी है क्या, सर थोड़ी लेट क्लास स्टार्ट हुई थी, 5:15 तक कर ले तो कोई दिक्कत तो नहीं, को जल्दी किसी से मिलने जाना हो कुछ, पक्का, क्या है ना आजकल कोविड जनरेशन मैंने ऐसी देखी है कि हमसे ज़्यादा उनके शेड्यूल बुक होते हैं भाई, हमें जाना है ऐसा, हमें छोड़ दो पक्का। उससे क्या होगा, मैं एक क्वेश्चन करा दूंगा फिर अपने बारे में कुछ चीज़ें बता दूंगा आपको,
दैट यू शुड नो हु आई एम, करेक्ट, या फिर मुझे क्वेश्चन स्किप करके सीधा वही कराना पड़ेगा? बताओ, दोनों करा दूं? डन। स्टॉक मार्केट्स, कोई स्टॉक मार्केट जैसे आप करते हैं, कोई इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट है, हाँ जी। शेयर्स ले रखे हैं, किसके ले रखे हैं वैसे? ओएनजीसी के? पीएसयू, पीएसयू सेक्टर है बेसिकली। हाँ जी, बहुत बढ़िया। आई रियली लाइक द थिंग कि आपने ऐसे सोचा, ऐसे सोचना चाहिए हम सबको, क्योंकि मार्केट्स वर्क ऑन कोरिलेशन में, हर चीज़ का कोरिलेशन होता है। कुछ लोग उस वो ऑयल प्राइस पहले बढ़ जाएगा एंटिसिपेट कर लेते हैं, कुछ लोग बढ़ रहा है एंटिसिपेट करके ट्रेड लेते हैं, कुछ लोग सोचते हैं बढ़ता रहेगा ये लेके ट्रेड, ठीक है। मान लीजिए, सॉरी बेटा आई फॉरगॉट योर नेम, फिर से आप, करण, मान लीजिए करण बन गया आज से 5 साल बाद सुपर ट्रेडर। भाई साहब 90% एक्यूरेसी, जो भी ट्रेड लेता है 90% ऑफ द टाइम प्रॉफिट में निकलता है, एग्जाम्पल मान लीजिए, ठीक है। भाई बंदे ने स्ट्रेटेजी ऐसी डेवलप की है कि 90% ऑफ द टाइम मेरा प्रॉफिट हो। उस स्ट्रेटेजी का एक कॉम्पोनेंट पे मैं आपको एग्जाम्पल कराना चाहता हूँ, अगर आप समझ पाए तो समझिएगा, ठीक है। आप लिखिएगा प्लीज, एग्जाम्पल लिखिए। मिस्टर करण, a well known trader, has developed a strategy। ये मैंने एग्जाम्पल खुद बनाया आपके लिए, आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो बताना है आप। हैज डेवलप्ड a strategy, as a part of the strategy, as a part of the strategy, every trade, ट्रेड का मतलब आपको सबको समझ आता है ना, खरीदना या बेचना। एवरी ट्रेड दैट करंट टेक्स has, every take that current takes has a probable profit to probable loss ratio of 2:1। probable ratio of 2:1, करेक्ट। क्वेश्चन 1 लिखिएगा, what is the probable loss to probable profit ratio of current strategy? अक्षय, आई होप आपको सब समझ आ रहा है, आप भी लिखिएगा ये। व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रोबेबल लॉस टू प्रोबेबल प्रॉफिट, पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल का लिख लिया आपने, क्या होगा? पहले आपने प्रोबेबल प्रॉफिट टू प्रोबेबल रेशियो, लॉस रेशियो लिखा 2:1 एग्जाम्पल में, फिर उसका क्वेश्चन लिखवाया मैंने, पहला क्वेश्चन लिखिए, व्हाट बी द रेशियो ऑफ प्रोबेबल लॉस टू प्रोबेबल प्रॉफिट इन करंट स्ट्रेटेजी, क्या होगा? 1:2। इसका मतलब समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं आपको समझाऊंगा। क्या होता है ना, कोई भी हम ट्रेड लेते हैं या कोई भी इन्वेस्टमेंट हम खरीदते हैं ना, उसमें हम देखते हैं कि हमें प्रॉफिट क्या हो सकता है और लॉस क्या हो सकता है। दैट इज व्हाट आई सेड, प्रोबेबल प्रॉफिट एंड प्रोबेबल लॉस। कुछ भी चीज श्योरिटी नहीं होती है मार्केट में, प्रोबेबल कि मेरे को इतना प्रॉफिट हो सकता है। तो करंट क्या करता है कि भाई मैं ट्रेड ही वो लूंगा, मैं इन्वेस्टमेंट ही वो करूंगा जिसमें प्रॉफिट कम से कम मेरा 2 टाइम्स और लॉस के, जो मेरे को लॉस एक्सपेक्टेड है उसका प्रॉफिट कम से कम 2 टाइम्स होना चाहिए। उसकी स्ट्रैटेजी समझ रहे हो? अगर लॉस 1 का हो रहा है तो अगली ट्रेड में मेरा प्रॉफिट 2 का होना चाहिए। ऐसे ही तो मैं ब्रेक इवन क्रॉस कर पाऊंगा ना। अगर आप समझो, मैं 5 ट्रेड लेता हूँ, 5 में से मेरी 3 लॉस की ट्रेड गई, मान लो 5 ट्रेड्स मैंने ली, 3 लॉस की ट्रेड गई, 1-1 रुपया हारा, 3 मेरी ट्रेड गलत गई, 2 ट्रेड मेरी सही गई। कितने कितने जीता दोनों पे? अगर 1-1 रुपया हारा, बाकी 2 पे 2-2 रुपए जीता, कितने टोटल जीता? कितने टोटल हारा? 3। कितना प्रॉफिट? और कितनी मेरी गलत हुई थी ट्रेड? 3। ट्रेड ज्यादा गलत हुई है, रेट ज्यादा गलत हुई है फिर भी प्रॉफिट में हूँ, क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजी ये है, मैं वो ट्रेड लूंगा जिसमें मेरे को ज्यादा प्रॉफिट दिखता है, लॉस से डबल प्रॉफिट दिखता है, ठीक है।
समझ आई मेरी बात? ओके, ये जो मैं आपको एग्जांपल लिखवा रहा हूँ ना, अगर आईसीआई कभी उसका मूड बना कि आज तो मैं क्वेश्चन बनाऊंगा और क्वेश्चन बना के डालूंगा, रिपीटेड नहीं डालूंगा, ये तब आपको काम आएगी ये चीजें, ये आपको समझने में कैसे आईसीआई क्वेश्चन बना सकते। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट लिखिए। ओके, करण हैज बॉट अ शेयर, करण हैज बॉट अ शेयर of Bajaj Finance. Karan has bought a share of Bajaj Finance for rupees 7,000. Correct? For rupees 7,000. As per his strategy, he can tolerate the share price of Bajaj Finance to fall to rupees 6,000. To fall to rupees 6,000. ठीक है, ठीक है। अब ए पार्ट लिखिए इसका, सेकंड का ही ए पार्ट लिखिए, सेकंड पार्ट का ए पार्ट। What is the probable loss? What is the probable loss Karan is expecting? 7,000 का बजाज फाइनेंस का शेयर लिया और वो ज़्यादा से ज़्यादा तब तक टॉलरेट करेगा, वो 6,000 तक चले जाए, इससे नीचे जाएगा वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा। तो कितना प्रोबेबल लॉस हो गया? दैट इज राइट, दैट इज 7,000 माइनस 6,000, 1,000 इज द प्रोबेबल लॉस। देखिए आंसर पहला, 7,000 माइनस 6,000। अब बी पार्ट लिखिएगा इसके बाद, 7,000 माइनस 6,000 में what is the target price Karan is expecting to make profits? What is the target price Karan is expecting to make profits? समझिए, करण का प्रोबेबल लॉस उसको दिख रहा है 1,000 रुपए का हो सकता है, बट उसके हिसाब से अब करण क्या एक्सपेक्ट करता है, उसका प्रॉफिट जो टारगेट है, प्राइस कितना हो जाना चाहिए जब उसका प्रॉफिट टारगेट मीट हो जाएगा? बताइए। 6,000 पे उसका लॉस टारगेट मीट हो गया भाई, 6,000 से ज्यादा नीचे जाएगा तो मैं इससे ज्यादा लॉस बुक नहीं करूंगा, मतलब 1,000 रुपए से ज्यादा लॉस बुक नहीं करूंगा। हाँ, मेरा प्रोबेबल लॉस 1,000 है, प्रोबेबल प्रॉफिट क्या होगा? नहीं, आप टारगेट प्राइस बता रहे हैं कि प्रॉफिट बता रहे हैं? करेक्ट, इज गॉट इट राइट। करण की स्ट्रेटेजी है तो करण ने आंसर दे दिया, आई वुड से। अब आप समझिए, मैंने ऊपर आपको एक रेशियो लिखवाई थी, क्या थी? प्रोबेबल प्रॉफिट टू प्रोबेबल लॉस रेशियो, क्या थी वो? 2/, करेक्ट, 2/1 थी। आपको पहले पार्ट में मैंने क्या निकलवाया? प्रोबेबल लॉस निकाला आपने, दैट मीन्स आपको पता है प्रोबेबल लॉस क्या है, प्रोबेबल प्रॉफिट नहीं पता। टारगेट प्राइस कैसे निकालोगे? टारगेट प्राइस कैसे निकालोगे? जब आपकी कॉस्ट है उसमें प्रॉफिट ऐड करोगे तभी तो प्राइस आएगा ना, जिस पे आप बेचना चाहते हो। टारगेट प्राइस इज द प्राइस जिस पे आप शेयर बेचना चाहते हो, समझो। मेरा प्रॉफिट मुझे नहीं पता क्या है, एक्स मान लिया, मेरा लॉस मैक्सिमम 1,000 मानता हूँ, इज इक्वल टू 2/1 करूँ तो मैं प्रॉफिट कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? ₹2,000। करेक्ट, एम आई क्लियर? भाई मेरा ₹2,000 प्रॉफिट कब होगा? मैं कोई चीज 7,000 की लेता हूँ, मेरा 2,000 रुपये प्रॉफिट कब होगा? मैं उसको कितने पे बेचूंगा? बताओ तरुण। 9,000, दैट्स व्हाट ही सेड सर, 9,000। अब जब मैंने आपको कहा ये आंसर निकालो तो आप लोगों ने ऊपर देखा, मैं आपको जो सीक्वेंस लिखवा रहा था ना उसी चीज में लिखवा रहा था। आपको मैंने प्रोबेबल लॉस में कंप्यूट करवाया, क्यों करवाया? मैं सीधा दे सकता था टारगेट प्राइस बता दो, पर मैंने आपको रेशियो दी
उसका कॉस्ट प्राइस दिया, उसका लॉस दिया, प्रोबेबल लॉस, उससे आपको टारगेट प्राइस पूछा। अब टारगेट प्राइस तक पहुंचने के लिए मेरे को प्रॉफिट भी चाहिए। आपको ये सब रिलेशन तो पता है ना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ये रिलेशन तो सबको पता है ना। अब एक ये लॉजिकल रिलेशन था, कॉस्ट प्लस प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। एक मैंने आपको रेशियो समझाया क्या होता है, अच्छे से इंप्लीमेंट हुआ यहाँ पे, अब समझ आया रेशियोज कहाँ यूज होता है। कोई भी अच्छा ट्रेडर होगा, मान लेना कोई भी अच्छा ट्रेडर होगा, वो 1:1 तो कभी नहीं लेगा, 1:2 तो छोड़ो, अगर प्रॉफिट टू लॉस की रेशियो बता रहा हूँ वो डबल से कम नहीं लेगा कभी। देखो साला को, आई एम सॉरी टू यूज सच लैंग्वेज, मेरा 1 रुपए का नुकसान हो रहा है तो मैं आधे रुपए का प्रॉफिट पे क्यों अटकूं, ट्रेड ऐसी क्यों लूं, ऐसी ट्रेड लूंगा मेरा कम से कम 2 रुपए तो फायदा हो, ताकि कम ज्यादा देर ट्रेड गलत भी ली, क्योंकि इट इज नॉट इजी टू फोरकास्ट मार्केट एंड शेयर प्राइस, नॉट इजी एट ऑल, बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारी चीजें एनालिसिस करनी पड़ती है। आप समझो अब कैसे रेशियोज काम आया, मैंने आपको बोला था मैं रेशियोज बताऊंगा प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे काम आता है, मैंने आपको बताया बोनस इशू के टाइम पे, मैंने आपको बताया स्टॉक मार्केट के लिए, करेक्ट। नाउ इट मेक सेंस, सीए बन के स्टॉक मार्केट्स में भी जाना चाहोगे आप, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस या फिर पी फर्म जो होती हैं, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स, रिसर्च फर्म जो होती हैं शेयर मार्केट की, दे पे यू लाइक एनीथिंग, हर एक सीए या एमबीए मरता है वहां जाने को, इतना नीश काम होता है वो, इतना प्रीमियम काम होता है। हाँ रेशियो ही नहीं आती होगी तो क्या करोगे, सर मैं टैक्स अकाउंट पढ़ के आ गया लेकिन मुझे ले लो, ऐसे नहीं चलता ना, अच्छी सी ग्रिप होनी चाहिए हर चीज़ों में। रेशियो इज अ वेरी बेसिक एग्जांपल, वहाँ पे और नंबर पे प्ले आएगा, बहुत तगड़ा प्ले आएगा वहाँ पे नंबर, तो हर उस प्ले का रेशियो एक बेस बनेगा, आप तब आपको ये चीज़ काम आएगी। मजा आया, अच्छा लगा एग्जाम्पल, थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड लगा, दिस इज माई ओन एग्जाम्पल, आपको कहीं और नहीं मिलेगा ऐसे एग्जाम्पल्स, बॉय नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स, ये सारे आपको थोड़े से छोटे लेवल या फिर थोड़े बच्चों वाले फनी एग्जाम्पल होते मिल जाएंगे, लेकिन जब आप इसको फाइनेंस से रिलेट करके पढ़ोगे ना बहुत मजा आएगा ऐसी चीज़ों में। आई एम माई सेल्फ इन टू स्टॉक मार्केट, दैट्स वाई आई एम एबल टू शेयर विद यू, ठीक है। और मैं भी जो आपको प्राइस बता रहा हूँ आसपास प्राइस ही है, मैं आपको कुछ फेक प्राइसेस नहीं बता रहा। अगर बजाज फाइनेंस को देखोगे तो थोड़े टाइम से वो 6,000 से 8,000 के बीच फ्लक्चुएट कर रहा है, अब 5,000 5,500 भी हो सकता है। आई एम नॉट इनटू दैट ट्रेड एनी मोर, दैट्स व्हाई परफेक्ट आपको नहीं बता सकता प्राइस क्या है। निफ्टी बता सकता हूँ आपको, निफ्टी पता है आपको क्या होता है सबको, निफ्टी लास्ट ज्ञान की बात बता रहा हूँ, तो उसके बाद अपने बारे में बताऊंगा, ठीक है। निफ्टी ओके, जो भी शेयर्स होते हैं ना, दो एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, अगर आपने सुना हो, ठीक है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ना वो थोड़ा सा बड़ा है अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे जो भी शेयर्स ट्रेड होते हैं उनमें से जो सबसे बड़े 50 शेयर्स हैं उनकी अगर बकेट बना दो तो वो निफ्टी 50 बनता है। निफ्टी 50 ये एक इंडेक्स है, उन सब की वैल्यूज को मिला के निफ्टी 50 बनता है। तो निफ्टी 50 हमारी मार्केट है, मतलब हमारे टॉप 50 शेयर्स कितने ऊपर जा रहे हैं कितने नीचे जा रहे हैं, वो निफ्टी 50 को डायरेक्ट करते हैं हमारी मार्केट कितनी ऊपर जा रही है कितनी नीचे जा रही है। दिस इज द बेसिक थिंग, मुझे कसम से बता रहा हूँ नहीं बताती, मुझे सीए फाउंडेशन को छोड़ो, मुझे शायद इंटरमीडिएट के बाद आर्टिकलशिप पे 2 साल तक भी नहीं बताती, एंड आई फेल्ट डम, मैं सीए हूँ और मुझे ये नहीं पता, मैं सीए हूँ, हम पढ़ के आते हैं कि इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करना है, ये सब चीजें पढ़ के आते हैं इकोनॉमिक्स में, यहाँ भी पढ़ेंगे, लेकिन ये पता नहीं कैसे कर रही है आरबीआई हमारे सेंट्रल बैंक, बहुत बुरा लगा। आई डोंट वांट यू ऑल ऑफ यू टू फील बैड, वैसे फील ना करें इसलिए मैं आपको सबको बता रहा हूँ, दिस विल हेल्प यू इन फ्यूचर इफ नॉट राइट नाउ, ऑलराइट। आगे से थोड़ा ज्ञान कम करूंगा, कोशिश करूंगा, पढ़ेंगे ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं, डोंट फील कि सर ऐसे ही बताते रहते हैं, दिस इज फर्स्ट क्लास, मैं आपको एक बेस बताना चाह रहा हूँ, पढ़ाना है, पढ़ाई आपने देखी कैसे क्वेश्चन सॉल्व करे वैसे पढ़ाऊंगा, बाकी कुछ स्ट्रेटेजीज पढ़ाऊंगा, बाकी कुछ लाइफ रिलेटेड चीजें पढ़ाऊंगा। इफ यू डोंट वांट कि आपको ये सब नहीं पढ़ना तो आप मुझे कह सकते हो, मैं सिर्फ मैथ भी पढ़ा सकता हूँ, आई एम सॉरी टू से क्यों ये पढ़ा सकता हूँ। सो हाउ वुड यू लाइक, आप ये सब चीज़ें पढ़ना चाहोगे, बिकॉज वी आर टारगेटिंग फॉर जनवरी बैच, जनवरी 2025, मतलब बहुत टाइम में बहुत प्यार से आराम से पढ़ सकते हैं और बहुत चीज़ें सीख के पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी ग्रिप बना सकते हैं, और तब तक इतना हो जाएगा कि हमें रट जाए, मैथ्स रट जाए, मैथ्स के क्वेश्चन रट जाए, ठीक है। बट इफ़ यू डोंट वांट आई वोंट गो इनटू ऑल दिस, मैं नहीं जाऊँगा अगर आपको सिर्फ पढ़ाई से मतलब है, बट आपको सब सही में ये सब चीज़ें जाननी है तो मैं साथ साथ ये भी शेयर करा करूँगा।
सो वी कैन वोट आई गेस। कौन कौन चाहता है कि ये सब चीज़ें भी आगे हम क्लासेस में शेयर करें? आई गेस ऑल ऑफ यू वांट। मज़ा आ रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है। ठीक, थैंक यू। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस ओनली। अगर कोई एक भी अगर हाथ अलग से खड़ा होता तो मेरे को लगता कि शायद मैं कुछ वैल्यू एडिशन नहीं कर पा रहा आपके लिए। ओके, पढ़ाई आज के लिए इतनी रखेंगे। आपके नेक्स्ट 5 दिन हो रहे हैं, 5-15, 5-20 तक कुछ अपने बारे में बताऊंगा, जैसे कि आप सबके बारे में जान लिया मैंने। अब सुनिएगा, पहले मैं बता दूं तो सर आपको लगता है अरे सर तो अपने बारे में बता रहे हैं। पहले मैंने आपके बारे में जाना। आपके बारे में जानना और अपने बारे में बताना ये भी एक स्ट्रैटेजी का पार्ट है, तो आपको मैं आगे डिस्क्लोज करूंगा क्यों। ओके, सो माय नेम इज सीए मयंक अरोड़ा। मेरी सीए की जर्नी बहुत अच्छी और बहुत सुंदर रही, बहुत ब्यूटीफुल। और उससे पहले की जर्नी के बताऊं मैं आपको, तो आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट। प्लॉट में ट्विस्ट, सबसे बढ़िया। यूर ऑल्सो साइंस स्टूडेंट, बहुत बढ़िया, मजा आएगा। अकाउंट्स में डर है ना, थोड़ा सा लगेगा, सर संभाल लेंगे। जो सर कह रहे हैं उतना पूरा करके जाना, बेसिक्स संभाल लेंगे, ठीक है। डरना मत, सच्ची में हो जाएगा। आई टेल यू व्हाई, अभी यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? साइंस स्टूडेंट था, XYZ रीजंस मान लो, आई वांटेड टू लीव साइंस, XYZ। अब सर आप थोड़ा सा ऐसे सोचो कि सर आपसे हुआ नहीं होगा। सर नहीं, मेरे साइंस स्टूडेंट होने के बाद 93% थे 12। ऑलराइट, देयर वाज सम रीजन कि मुझे एक पर्टिकुलर स्ट्रीम चाहिए थी। जेई मेंस या जेई एडवांस, अगर आपने सुना होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, मतलब आपको पता ही होगा। मुझे वो पर्टिकुलर स्ट्रीम नहीं मिली, कंप्यूटर साइंस, एक पर्टिकुलर कॉलेज में, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। और मेरे ही दोस्त को, मेरे फ्रेंड को, आई शुड बी हैप्पी फॉर हिम, नाउ आई फील बैड व्हाई आई वाज नॉट हैप्पी फॉर हिम। क्योंकि वो SC या ST रिजर्वेशन क्लास से बिलोंग करता था, उसके मेरे मार्क्स सेम थे और उसको वो स्ट्रीम मिल गई। आई वॉज डिसहार्टेड, आई वॉज डिसहार्टेड। आई स्टार्टेड ब्लेमिंग, यार ये क्या बात होती है, मैंने रिजर्वेशन को ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया। मैं करूंगा ही नहीं, स्ट्रीम ही नहीं करूंगा, मतलब अब स्ट्रीम छोड़ो, कंप्यूटर साइंस छोड़ो, स्ट्रीम ही चेंज करूंगा, पढ़ना ही नहीं। वो एक अलग स्टोरी है। हाँ जी, हाँ नहीं है, दैट्स द बेस्ट पार्ट। तभी मैंने सीए चुना। मैंने पहले चेक किया कि भाई ऐसा कुछ है, मैंने दिखा था नहीं भाई, तुम 50% मार्क्स लाओ, पास हो। सबके लिए बेस क्लियर है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहली चीज चेक करी थी भाई, इतना गुस्सा था। बट वो गुस्सा नहीं होना चाहिए। अब मुझे समझ आता है कि सबकी लाइफ में ना कैसी चीजें लिखी होती हैं और कैसे इवॉल्व होकर आपके पास आती हैं। नाउ आई व्हेन आई थिंक ना, मुझे साइंस क्यों मिली थी, क्योंकि मुझे कुछ मार्केट की साइकिल्स पढ़नी होती है, फ्रीक्वेंसीज पढ़नी होती है, वाइब्रेशंस पढ़नी होती है। आपको मेरे वर्ड्स नहीं समझ आएंगे, बट मैं आपको समझा रहा हूँ। वो मार्केट की साइकिल्स पढ़ के फोरकास्ट करना होता है। अगर मैंने साइंस नहीं ली होती एंड आई वॉज ओनली अ कॉमर्स स्टूडेंट, मैं शायद वो नहीं समझ पाता और मैं उस चीज़ में एक्सेल नहीं कर पाता। तो एक स्पिरिचुअल टॉपिक्स अलग होते हैं, वो अलग से। अब मैंने साइंस ली, मेरा CPT एग्जाम था दिसंबर 2017, ठीक है। दिसंबर 2017 मेरा CPT एग्जाम, तब पूरा पेपर MCQ होता है। अभी तो 2 सब्जेक्ट है मैं, तब सारे पेपर्स 200 मार्क्स का होता था, जिसमें से 60 मार्क्स का अकाउंट्स होता था। अकाउंट्स, साइंस वाला बच्चा वैसे ही डर लगता है पहले से ही। QA था 50 मार्क्स का, खुश था, मैं खुश था। 50 मार्क्स का है, चलो मैथ्स, साइंस वाले बच्चे को मैथ्स तो आती होगी। ऑलराइट, तो व्हाट कैन यू प्रिडिक्ट माय स्कोर इन बोथ ऑफ देम? हाँ, दोनों, दोनों मिला के 100 यू आर सेइंग ना, दैट इज 100 आउट ऑफ 110। इंडिविजुअल भी स्कोर गेस कर सकते, मनो। कोई गैस मारो यार, गैस मारने में क्या जा रहा है, मैं 0.25 नहीं काट रहा, यहाँ तुक्का मार सकते हो, यहाँ मैं पनिशमेंट नहीं दे रहा। यार बोलोगे नहीं ना, आगे काम दिक्कत होगी, सीए बन जाओगे, हाईएस्ट पैकेज कैसे ग्रैब करोगे? बोलोगे नहीं तो। प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। बोल भाई तरुण, गैस मार। सॉरी, 90 आउट ऑफ 110 यू आर सेइंग। हाँ यश,
गैस 110। वाह, इतना कॉन्फिडेंस मेरे पे, घर वालों को नहीं हुआ। सारी नहीं, अकाउंट्स में कितने? अकाउंट्स में 45, क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट से था। और क्यूए में 47, 90। हाँ अवनीत, एनी गेसेस? 95 110 में, क्या बात है, सच ब्यूटीफुल मार्क्स। एवरीवन वुड लाइक टू स्कोर सच मार्क्स ना। हाँ भाई, लास्ट में रह गया सक्षम 80। यार अक्षय की तरफ से मैं गैस कर लेता हूँ, गैस ही तो मारना है। चलो अक्षय बोल देता मेरे पे मेहरबान हो गए 105। आप सोच रहे हो सर 105 ही होंगे, आप गैस कर, ऐसा भी नहीं है। ओके, आई विल रिवील वन बाय वन। दीज आर माई क्यू एन मार्क्स। बोस्ट नहीं कर रहा, पक्का। मैं आपके सामने अपनी तारीफ नहीं करना चाह रहा, कुछ चीज बताऊंगा इसके थ्रू जो आपको समझ आनी चाहिए। 49 आउट ऑफ 50, वट एवरीवन विल से, साइंस स्टूडेंट है। साइंस स्टूडेंट है, क्यों में नहीं आएंगे तो क्या आएगा? खाक तेरे पे लानत है। समझ, समझ बेटा। एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन गलत हुआ, 0.25 नेगेटिव मार्किंग हुई, लगाओ 48.75। गलत नहीं बोल रहा, स्टैटिस्टिक्स विद विद रिजल्ट प्रूफ है इस चीज का। ठीक है, वही करण, जो मैंने थोड़ा सा दो आज की क्लास में आपके ऑब्जर्व किया, यू हैव अ गुड ब्रेन, बट थोड़ा सा पेशेंस रखोगे ना तो आप सोच पाओगे। आप मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछते सर 1 मार्क अगर 0.2, अगर आप सोचते कि राउंड ऑफ हो गया होगा। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, ऑब्जर्व मैं करता हूँ जो मैं बताता हूँ। यार सबने बोला साइंस स्टूडेंट है, इसमें क्यों में मार्क्स नहीं लाया, तो खाक लाएगा। हम अकाउंट पढ़ने के लिए थे 4 महीने, इसमें ला के दिखा। अगर विश्वास नहीं होता, दूसरे सेंटर पे जाना, मेरे एक पोस्टर लगा हुआ है, आपको दिखेगा। आर स्टूडेंट फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड क्रिएट्स हिस्ट्री, स्कोर्स 100% इन अकाउंट। 4 महीने, एक दो पर्सपेक्टिव है। यहाँ सोच लो सर बहुत अपने बारे में बोल रहे हैं, यहाँ सोच लो इंस्पायर हो जाओ, यार शायद हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, यार शायद हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। देयर इज नो लिमिटेशन। 4 महीने में अकाउंट्स पढ़ सकते हो, जिसने मैथ्स नहीं पढ़ा या क्यूए नहीं पढ़ा कहना चाहिए, वो भी पढ़ सकते हैं बहुत प्यार से। 4 महीने हमारे पास तो बहुत हैं, जनवरी तक सोचो कितना पता के लिए कर सकते हैं। मार्क्स तो देख लिए, चलो इसके बाद आ जाते हैं, इसका रीजन भी बताऊंगा मार्क्स क्यों मेरे इतने आए, क्यों मेरे को 60 आउट ऑफ 60 आए, ये भी बताऊंगा। अब सीए इंटरमीडिएट क्या होता है ना, सीपीटी तक कोई मेरिट का चक्कर नहीं होता, पहले लेवल तक कुछ मेरिट नहीं था। मैं इसमें क्या सस्पेंस क्रिएट करना, आई स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 33, मैं खुद सस्पेंस क्रिएट नहीं करता। सीए इंटरमीडिएट भाई आसमान पे, जो झारा कम था साइंस का भूल गया, आसमान में ऑल इंडिया रैंक ला रहा हूँ भाई, विद इन 9 months। 9 months is the shortest time you get or you can take to appear for next level. I gave both the groups, दो ग्रुप्स होते हैं सीएन इंटरमीडिएट में, I gave both the groups in 9 months and I scored all India rank. सीए फाइनल भाई एक अटेम्प्ट में पास हो गया, उसमें खुश था, बहुत खुश था। Certain things happened in my life, I could not balance myself, तभी मेरे में इतना पेशेंस आया है और इतनी स्टेबिलिटी आई है। कुछ चीज़ें मेरी लाइफ में ऐसी हुई, आई वॉज नॉट मेंटली ओके, ऑल राइट, नहीं कर पाया। भाई फर्स्ट अटेम्प्ट की खुशी ऑल इंडिया रैंक से ज़्यादा थी उस टाइम, भाई पास हो गया ना, खुश हूँ। अब आप समझो, बड़ी ब्यूटीफुल सी जर्नी दिख रही होगी, 60 लाया, ऑल इंडिया रैंक 33 लाया, ये सब लाया, बट पता है ना इस सब के पीछे ना एक दो कभी भी नहीं जा रहा था। क्या भाई, कंप्यूटर साइंस नहीं मिली थी, जो पहला प्यार था, पहला प्यार होता है, वो नहीं मिली थी। अब दो चीजें थी, यहाँ तो उसी का दुख मनाते रहूं, या वहां जो गलतियां करी यहाँ उसको ठीक कर,
वहां जो जो गलतियां मैंने एग्जाम देने में करी यहाँ यहाँ उसको ठीक करके उसका फायदा उठा। आई चोज द सेकेंड पार्ट क्योंकि एक बार गलती कर चुका था। आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू डू दैट। एक बार भी गलती मत करो, अगर किसी से सीख सकते हो सीख लो। एक बार गलती कर चुका था, एक बार ब्लेम किसी और चीज पर डाल चुका था, ब्लेम मेरा ही था। नॉर्मल कैटेगरी के बच्चे भी जाते हैं भाई, मैं नहीं ला पाया ना, मुझे पहले से ही पता था एससी के लिए रिजर्वेशन है, ब्लेम डाल रहा था। तो वहां से ब्लेम गेम छोड़ दिया। भाई ब्लेम गेम नहीं करना, अपनी मेहनत है, अपनी रिजल्ट है, भगवान देगा, छोड़ दिया। दूसरा एक और चीज वहां से सीखी, तब आई वॉज काइंड ऑफ सेल्फिश पर्सन। 12th स्टैंडर्ड तक अपना पढ़ता था, बाकी जो मर्जी करते रहो, खेल कूद रहा हूँ, कोई पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। जब सीबीटी में आया ना यार, आई रियलाइज कि मेरा क्यूए में काफी अच्छी ग्रिप है। एंड आई मतलब रियलाइज दैट कि जो कॉमर्स में कुछ बच्चे हैं क्यूए में बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं। व्हाट आई डिसाइडेड फ्रॉम माई सेल्फ, मेरे को लगा कि सब ऐसे बोलेंगे फेक। यार आपको कोई डाउट है मेरे से पूछो, मैं आधे घंटे पहले आऊंगा, क्लास ले लूंगा आपकी, मैं क्लास लूंगा, कोई डाउट हो मेरे से पूछो। मेरे को कोई डाउट हो आप बता देना प्लीज, सर से भी पूछता हूँ, लेकिन आप भी बता देना अकाउंट। कोई बताए ना बताए, इट वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं जरूर बताऊंगा, मैं जरूर बताऊंगा उसे। मेहनत करी, नो डाउट मेहनत करी, अकाउंट्स में बहुत मेहनत करी, बेसिक से पढ़ा, सब करा। लेकिन अकाउंट्स के पेपर वाले दिन ना एक क्वेश्चन था भाई, जिसमें ना स्टडी मेट में मान लो आंसर ए था और सर ने जो कॉन्सेप्ट ठीक पढ़ाया था उसमें आंसर बी था। मुझे पता है स्टडी मेट में आंसर ए है और सर ने जो कॉन्सेप्ट ठीक पढ़ाया उसमें आंसर बी है, कभी कोई गलती होती है, लेकिन आंसर की जो है मुझे पता था स्कैन में ए है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था ए लिखूं बी लिखूं, कुछ भी ठीक हो सकता है भाई। आंसर की अगर आईसीआई ने ठीक कर दी आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, और नहीं ठीक करी तो आंसर ए हो जाएगा। भगवान का नाम लिया, मैं कहा तुक्का ही मारना है ना। अब आपने जैसे क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन में तुक्का मारूंगा मेरा कौन सा कुछ घिस जाएगा, गलत भी हुआ तो मेरा 0.25 तो कटेगा, इतना कॉन्फिडेंस है मेरे को। 58.75 बनेगा, फिर भी 59 ही बनता है। पहली बात तो क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, दूसरा भगवान का नाम जरूर लूंगा, क्योंकि एक स्टेप आगे मेरा बहुत एक ऐसी अचीवमेंट आ जाएगी जो मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। मेरे आए रिजल्ट वाले दिन 60। ऑल क्रेडिट गोज टू व्हाट आई डिड फॉर अदर्स, मैंने उनको हेल्प किया। You help others, he will take care of. That is the biggest level. Trust me. You help others, he will take care of you in any manner. You might feel एक दो दिन, एक हफ्ता, 1.5 महीना, 2 महीना मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही यार, मेरी तरफ नहीं है भाई, बहुत बड़ा प्लान है भगवान का। तब मेरे को 60 नहीं दिखता था, बट मेरा कभी भी ऐसा इंटेंट नहीं था मैं हेल्प कर रहा हूँ तो मेरे को कुछ मिले। इंटेंट कभी ये मत रखना, नेकी कर दरिया में डाल, एक चीज अगर आपने लाइन सुनी हो, नेकी कर दरिया में डाल, हेल्प करते जाओ, इसके बारे में मत सोचो। वो जो हेल्प करेंगे ना वो कोई नहीं कर सकता। इंस्पायरिंग है ना, अच्छा लगा, कुछ मॉरल वैल्यू भी मिली आज की। एक सुन, हेल्प करो यार। कई बार कुछ बच्चे बहुत परेशान होते हैं, लास्ट 2 मिनट ले रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, 2 मिनट। सीए फाइनल का एग्जाम था मेरा, सीए फाइनल छोड़ो, सीए फाउंडेशन से पहले भी कोई अगर आप आपस में कॉल करोगे ना, अगर चल पागल है भाई, मेरे को पढ़ने दे, कॉल क्यों कर रहा है। माई फ्रेंड कॉल्ड मी अप, शी वॉज क्राइंग लाइक एनीथिंग, सीए फाइनल के एग्जाम से पहले। आई हैड 2 ऑप्शंस, भाई तू रो ले, मेरे को तो पढ़ने दे, तू रो रही है मेरे को क्या, मेरे को तो पेपर देना है। सेकेंड थिंग, यार वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, अगर थोड़ी देर सुन लूंगा, थोड़ी देर उससे बात कर लूंगा, अगर वो स्टेबलाइज हो जाएगी और उससे कुछ अच्छा कर लेगी, शायद उसकी तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो। नेक्स्ट डे शी कॉल्ड मी अप अगेन, मैं कहा यार फिर कॉल कर रही है, बट वो उसका कॉल था पेपर देने के बाद। शी सेड थैंक यू मयंक एंड आई बेट तेरा आज का एग्जाम अच्छा गया होगा। मैंने कहा ऐसा क्यों, कह रही मैंने जो तूने स्टेबल कर दिया था मेरे को, जितने मार्क्स का मैंने पढ़ा उससे मैं क्लियर हो जाऊंगी, लेकिन क्लियर करते करते तेरे को बहुत दुआ दे रही थी। इस बच्चे ने, इस दोस्त ने मेरे को अपना आधे घंटे का टाइम दिया सीए फाइनल के एग्जाम में। मैंने कहा तेरा पेपर तो अच्छा होगा ही होगा, एंड आई स्कोर्ड एग्जामिनेशन इन दैट सब्जेक्ट। मैंने कहा अब तूने बोल दिया तो पक्का ही आएगा अच्छे मार्क्स।
Exemption is 60 plus marks, and scoring 60 plus marks in CA final and intermediate is a very good score. That's why it is called exemption. These are a few examples that I have learned in my life. अभी हेल्प करोगे ना, कभी जाया नहीं जाएगा. एक तो आपको अंदर से खुशी मिलेगी, दूसरे को जो खुशी मिलेगी उससे आपको फ्रूट मिलेगा. I guess with all this we can stop this class. हाँ जी करें. क्या ये लगाया था भाई, पास क्या ना. मेरे को थोड़ा सा डाउट था कि इतनी जल्दी आंसर की चेंज नहीं करेंगे, मुझे थोड़ा सा इंट्यूशन थी. बट देयर इज ऑल्सो अनदर चांस कि वो ए और बी दोनों को ठीक करें. जब उनको ऐसा रियलाइज होता है आईसीआई को कि दो क्वेश्चंस के दो आंसर्स हो सकते हैं, हमने एक जगह ए दिया एक जगह बी दिया है, दैट वाज रिलेटेड टू सम डेट. कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं था. कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आईसीआई कभी गलती नहीं करता. दैट वाज समथिंग रिलेटेड टू डेट. बीआर मतलब बिल्स रिसीवेबल की डेट निकालना, मेच्योरिटी डेट निकालना, वो दो पर्सपेक्टिव से देखी जाती है. वो डेट किस पर्सपेक्टिव से उन्होंने आंसर दिया, दैट वाज माय डिलेमा. आई वाज नॉट कंफ्यूज अबाउट द क्वेश्चन कि मेरे को आता नहीं है, आई वाज कंफ्यूज अबाउट द आंसर कौन सा दूं. ये भी कंफ्यूजन बहुत बड़ी होती है एग्जाम में. आता सब है, अब क्या करूं, लेकिन तो वो चीज होती है. बट ठीक है, मेहनत करिए, कुछ अच्छे काम करिए तो भगवान साथ देगा. 59 भी आते ना तो भी बहुत खुश था भाई. 59 भी आते तो भी बहुत खुश था. क्या है दिक्कत है, एक मार्क्स के लिए रोऊंगा क्या? कुछ बच्चे मैंने देखे यार, एक मार्क्स का उनके लिए रोते. मैंने कहा मत रो यार. कुछ बच्चे 33 पे भी खुश होते हैं, जैसे कि 33 मतलब 40 हो जाते हैं हमारे सीए में. ओके, कैसी लगी आप सबको क्लास? मजा आया? ऐसी मजे लेते पढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे करेंगे. टाइम बहुत है, जल्दबाजी कोई भागने की जरूरत नहीं है. मेरा टाइम लग रहा है, मैं लगाऊंगा. आपके पास टाइम आई गेस है ही है. मेरे टाइम की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा है, मैं सीए बन चुका हूँ. आपके टाइम की वैल्यू और भी ज्यादा है क्योंकि सीए बनना है. ठीक है, तो आई वोंट लाइक टू वेस्ट योर टाइम, बट यूटिलाइज इट इन अ वेरी गुड मैनर. ऑलराइट, thank you so much for coming. It was nice knowing you guys. All the best. Take care of yourself and your family. Thank you, Akshay. Take care. Bye bye. Tata. See you. Thank you. All right. See.